अचानक बाहर निकली और उसकी भौहों के बीच बने पंख के निशान में समा गई। यह सब उसकी प्रतिक्रिया देने की गति से कहीं अधिक तेजी से हुआ, और जब तक उसने नीली दिव्य ऊर्जा को पंख के निशान में प्रवेश करते हुए देखा, तब तक वेदी के ऊपर की छोटी सूर्य चक्रिका पूरी तरह से रिक्त हो चुकी थी और वह पंख का निशान भी बिना कुछ किए गायब हो गया। क्या यह महसूस करते हुए कि उस पंख के निशान ने नीली दिव्य ऊर्जा को निगल लिया है, वीर को झटके का एहसास हुआ, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि वह नीली दिव्य ऊर्जा कितनी भयानक थी। भले ही वह बहुत कमजोर हो गई थी, फिर भी उसने उसे अवशोषित करने का साहस नहीं किया। उसे डर था कि जैसे ही उसने उस नीली दिव्य ऊर्जा को अपने डेंटियन में प्रवेश करने दिया, वह उसी क्षण जमकर मर सकता है। लेकिन अब उस पंख के निशान ने उसे बिना कुछ नुकसान पहुंचाए आसानी से उस कमजोर नीली दिव्य ऊर्जा को निगल लिया था। खैर, कुछ तो हुआ था, क्योंकि वीर ने महसूस किया कि उसका मस्तिष्क स्पष्ट हो गया है और उसके आसपास की दुनिया पहले की तुलना में थोड़ी अलग लग रही है। इसने प्राकृतिक दुनिया को समझने की मेरी क्षमता को बढ़ा दिया। क्या हुआ है यह समझने से पहले कुछ क्षण के लिए वेदी के सामने जड्डवत खद्देहे रहते हुए वीर अपने शरीर में एक सिहरन महसूस किए बिना न रह सका। उनकी रीढ़ में पंख की छाप ने उनके आसपास की दुनिया को समझने की उनकी क्षमता बढ़ा दी थी। भले ही इससे तुरंत उनकी शक्ति न बढ़े, लेकिन लंबे समय में यह उनके दो क्षेत्रों को समझने की गति को बढ़ा देगा और बदले में उनकी साधना की गति को भी बढ़ा देगा। शायद अगर उनकी समझ बढ़ती है तो उनके पास दो से अधिक क्षेत्रों को समझने का अवसर भी हो सकता है। मुझे भग्न तारा शिखर पर वापस जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या यह वहां की नीली दैवीय ऊर्जा को सोख सकता है। ये खुद से बुदबुदाते हुए वीर यह सोचकर थोड़ा उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके कि यदि पंख की छाप भग्न तारा शिखर पर मौजूद सभी नीली दैवीय ऊर्जा को निगल ले, तो उनकी समझने की गति कितनी बढ़ जाएगी। इस समय वीर ने अब प्रवाहित मेघ पंथ जाने के बारे में सोचना छोड़ दिया था और इसके बजाय भग्न तारा शिखर की यात्रा करने से पहले उड़ती तलवार पंथ वापस जाने में अधिक रुचि ले रहे थे। मुझे लगता है कि मुझे उस बुद्धाऊ जगदीश से किसी और समय मिलना होगा। वैसे भी मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता। यह सोचते हुए वीर ने फिलहाल प्रवाहित मेघ पंथ जाने का विचार त्यागने का निर्णय लिया। भविष्य में वह वापस आएंगे और देखेंगे कि काला गुलाब पंथ का पूर्व एल्डर कैसा कर रहा है। हाँ, वह भविष्य में किसी समय उनका हालचाल लेने आएंगे। सरर मंदिर के अवशेषों के भीतर वह चीज प्राप्त करने के बाद जो वह चाहते थे, वीर अब और अधिक समय तक वहां नहीं रुके। उन्होंने सीधे उस अवरोध को हटा दिया जो उन्होंने लोगों या राक्षसी जानवरों को प्रवेश करने से रोकने के लिए लगाया था, जबकि वह उस चीज की तलाश कर रहे थे जिसने उन्हें पुकारा था। और उनकी भौहों के बीच पंख की छाप को चमकाना शुरू कर दिया था। प्रवाहित मेघ पंथ का दौरा करना और काला गुलाब पंथ के एल्डर को ढूंढना इस समय उनके दिमाग से पूरी तरह से गायब हो गया था। काला गुलाब पंथ का पूर्व एल्डर केवल वह व्यक्ति नहीं था जिस पर वीर अपनी समझने की गति और बदले में अपनी साधना की गति बढ़ाने की संभावना का पता चलने के बाद अपना समय बर्बाद करना चाहते थे। तुमने कहा था कि तुम यहीं छिपे थे, वहां मंदिर के अवशेषों के भीतर। हाँ, मैं समझ गया। मैं जाकर देखूंगा। वीर के मंदिर के अवशेषों को छोड़ने के कुछ ही मिनटों बाद मंदिर के अवशेषों के भीतर पहले छिपे हुए लोगों में से एक प्रवाहित मेघपंथ के एल्डर्स में से एक के साथ वापस मंदिर के अवशेषों पर पहुंचा। सावधान रहें, अगर वह व्यक्ति अभी भी वहां है, एल्डर जगदीश मैं समझता हूं, बस इसे मुझ पर छोड़ दो। इतना ही नहीं, प्रवाहित मेघपंथ का वह एल्डर कोई और नहीं बल्कि काला गुलाब पंथ का पूर्व एल्डर था जिससे वीर मिलने आए थे, जेंद्र। मंदिर के अवशेषों के भीतर छिपे प्रवाहित मेघ पंथ के लोगों के वहां से निकलने के कुछ ही समय बाद उनका सामना जेंद्र और उनके साथ आए कुछ अन्य एल्डर्स पनत से हुआ। जल्द ही उन्होंने उन्हें मंदिर के अवशेषों में जो कुछ हुआ था और निश्चित रूप से वीर के साथ उनके आमना सामना के बारे में बताया। इसके बाद
जयेंद्र ने सभी को पंथ वापस जाने का निर्देश दिया, जबकि एक व्यक्ति उन्हें मंदिर के अवशेषों तक ले जाने के लिए पीछे रुक गया, ताकि यह पता चल सके कि वह रहस्यमय व्यक्ति कौन था जिसने प्रवाहित मेघपंथ के लोगों को बचाया था। सरर, लगता है वह पहले ही चला गया। अब खाली हो चुके मंदिर के अवशेषों के भीतर पहुंचकर जयेंद्र अज्ञात रक्षक को पकड़ने में सक्षम न होने पर निराशा से आह भरे बिना नहीं रह सके। भले ही यह अनजाने में हुआ हो, फिर भी जयेंद्र वह उन्हें धन्यवाद देना चाहते थे। उस व्यक्ति ने न केवल फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय के लोगों को बचाया था, बल्कि वर्तमान संप्रदाय प्रमुख की इकलौती बेटी को भी बचाया था, जो मंदिर के खंडहरों के भीतर लोगों के बीच छिपी हुई थी। दिशा और अन्य एल्डर्स के कुछ ही मिनटों बाद फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय में वापस लौटते ही वीर का उनके सबसे छोटे शिष्य नील ने स्वागत किया। जैसे ही उन्होंने पिछले कुछ महीनों से बाहर रहने के बाद फिर से अपने निवास में कदम रखा। गुरुजी। हाँ हाँ, तुम्हें दोबारा देखकर भी बहुत अच्छा लगा। नील को अपना स्वागत करने के लिए दौड़ते हुए देखकर वीर खुशी खुशी उस छोटे बालक का अभिवादन करते हुए मन ही मन थोड़ा मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। क्यूआई कंडेंसेशन क्षेत्र का 7वां चरण। ऐसा लगता है कि शैटर्ड स्टार पीक्स जाने से पहले मुझे उसे प्रशिक्षित करने में थोड़ा और समय देना होगा। यह देखते हुए कि नील का साधना स्तर उनकी और दिशा की अनुपस्थिति के दौरान उतना नहीं बढ़ा था जितनी उन्हें उम्मीद थी, वीर ने शैटर्ड स्टार पीक्स के लिए रवाना होने से पहले कुछ दिनों के लिए फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय में रुकने का फैसला किया। सबसे पहले मुझे देवांश से भी मिलना होगा और देखना होगा कि वह कैसा कर रहा है, क्योंकि अब उसने कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। अपने पास खुशी खुशी खड़े नील को देखते हुए उन्होंने मन ही मन यह सोचा, चलो चलें और देखें कि तुम्हारे बड़े भाई और बहन क्या कर रहे हैं। मुझे यह सुनकर भी खुशी होगी कि पिछले कुछ हफ्तों में तुम क्या कर रहे थे। सच में? हाँ, मुझे यह जानने में भी काफी दिलचस्पी है कि तुम्हारी लोहार कला का कौशल कितना आगे बढ़ा है और क्या तुम ब्लैकस्मिथिंग हॉल में कोई नए दोस्त बना पाए। मैंने पिछले कुछ हफ्तों में काफी प्रगति की है और यहां तक कि एक जादुई उपकरण पर एक के साथ मिलकर काम करने में भी सफल रहा लिया हूं। वीर जब वहां नहीं थे, तब नील ने क्या क्या अनुभव किया, यह सुनते हुए वीर ब्लैकस्मिथिंग हॉल के उन कई एल्डर्स के बारे में जानकर मन ही मन फीकी मुस्कान के साथ मुस्कुराए बिना नहीं रह सके, जिनसे नील की दोस्ती हो गई थी। अंत में नील अपनी उम्र का एक भी दोस्त नहीं बना पाया था, बल्कि अपनी बार बार की मुलाकातों के दौरान उसने ब्लैकस्मिथिंग हॉल के अधिकांश एल्डर्स से दोस्ती कर ली थी। बेशक इसमें इस बात से भी मदद मिली कि वह एक मुख्य एल्डर का निजी शिष्य था और शिष्य के रूप में अपने पद की चिंता किए बिना संप्रदाय में आसानी से घूम सकता था और कई एल्डर्स से बात कर सकता था। आखिरकार मुख्य एल्डर्स के निजी शिष्यों को भविष्य के एल्डर्स और संप्रदाय के संभावित मुख्य एल्डर्स के रूप में देखा जाता था। नील के साथ निवास के भीतर और अंदर जाते हुए वीर ने मन ही मन यह सोचते हुए अपना सिर हिलाया, शायद उन्हें अपने शिष्य को फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के शिष्यों के बीच अपनी उम्र के कुछ दोस्त खोजने में मदद करनी चाहिए। शायद मुझे उसे अगली प्रवेश परीक्षा में अपने साथ ले जाना चाहिए। नील के कुछ भी सुने बिना खुद से यह बुदबुदाते हुए वीर ने यह सुनिश्चित करने की योजना बनानी शुरू कर दी कि उनके सबसे छोटे शिष्य को भविष्य में अपनी उम्र के कुछ दोस्त कैसे मिलें। तुम कोर फॉर्मेशन क्षेत्र तक पहुंच गए। हाँ, मुझे लगता है कि अगर आप बहुत पीछे नहीं रहना चाहती, तो आपको भी कोर फॉर्मेशन क्षेत्र तक पहुंचना होगा, प्रिय बड़ी बहन। वीर के फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय में लौटने से कुछ मिनट पहले दिशा वापस निवास पर पहुंच गई थी। उसे केवल यह पता चला कि जब वह अपने गुरु के साथ बाहर थी, तब देवांश वास्तव में कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश करने में सफल रहा था। तुम उसे देखकर अपने दांत पीसते हुए देवांश के चेहरे पर शरारती मुस्कान देखकर दिशा को लगा कि उसकी वरिष्ठ बहन होने की गरिमा को चुनौती दी गई है
और उसने स्वयं कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एकांतवास में जाने का संकल्प लिया। चाहे कुछ भी हो, वह देवांश से पीछे नहीं रहना चाहती थी। तुम मुझसे पहले कोर फॉर्मेशन क्षेत्र तक पहुंचने में इसलिए सफल रहे क्योंकि मैं मास्टर के साथ कीमियागरी प्रतियोगिता में भाग ले रही थी। अगले 1 या 2 महीनों में मैं भी कोर फॉर्मेशन क्षेत्र तक पहुंच जाऊंगी। सरसराहट। देवांश के जवाब का इंतजार किए बिना दिशा सीधे वहां से चली गई और साधना शुरू करने के लिए अपने कमरे में लौट गई। वास्तव में वह कीमियागरी प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त करने के बारे में अपनी प्रशंसा करने आई थी, लेकिन अंत में देवांश की कोर फॉर्मेशन क्षेत्र की प्रगति ने उसे पूरी तरह से चौंका दिया था। कीमियागरी प्रतियोगिता में मैंने जो संसाधन जीते हैं, उनके साथ मैं उस दुष्ट देवांश की बराबरी आसानी से कर पाऊंगी। बरामदे के कोने पर मुड़ते हुए खुद से यह बड़बड़ाते हुए दिशा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जैसे ही वह मुड़ी, उसके मास्टर और नील ठीक उसके सामने आ गए थे। अपने सामने कोने से मुड़ते समय दिशा के चेहरे पर झुंझलाहट के भाव देखकर वीर को लगा कि उसे पहले ही पता चल गया है कि देवांश कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में पहुंच चुका है। हूं ऐसा लगता है कि उसने अभी तक हमें नहीं देखा है। नील के साथ रुकते हुए वीर को यह देखकर थोड़ी प्रसन्नता हुई कि दिशा ने अभी भी उन्हें नहीं देखा, और इसके बजाय वह पीछे मुड़कर उसी दिशा में देखते हुए आगे बढ़ती रही जहां से वह अभी आई थी। टप टप ढप, सीधे उनके सीने से टकराते हुए दिशा ने ऊपर देखने से पहले भ्रमित अभिव्यक्ति दिखाई। आह, मां मास्टर। हा, वास्तव में यह तुम्हारे मास्टर ही हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि कोई किसी सोच में काफी डूबा हुआ है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह इस बारे में है कि देवांश कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में पहुंच गया है। दिशा के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव देखकर मन ही मन मुस्कुराते हुए वीर उसे थोड़ा चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। मां मास्टर, ऐसा नहीं है। इन शब्दों को लगभग फुसफुसाते हुए दिशा को और भी अधिक शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या कुछ गलत हुआ है वरिष्ठ बहन? नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं अब इजाजत चाहती हूं। मुझे कुछ जरूरी काम करना है। वूश! ये महसूस करते हुए कि उसका कनिष्ठ भाई नील भी वहां मौजूद था, दिशा ने बहाना बनाकर तुरंत खुद को संभाला। इससे पहले कि उनमें से किसी को कुछ कहने का मौका मिलता, वह वहां से तेजी से भाग गई। मास्टर, क्या वरिष्ठ बहन के साथ कुछ गलत हुआ है? उनका चेहरा पहले काफी लाल दिख रहा था। क्या आपको लगता है कि वह बीमार हैं? हाँ, उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में तुम्हारी वरिष्ठ बहन पहले से ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के अंतिम चरणों में पहुंच चुकी है। उसका शरीर जितना मजबूत है, उसे देखते हुए उसके आसानी से बीमार होने की कोई संभावना नहीं है। नील को इतना चिंतित सुनकर उसे आश्वस्त करने के लिए थोड़ा हंसते हुए कि सब कुछ ठीक है, वीर ने सावधानी के तौर पर दिशा की स्थिति जानने के लिए गुप्त रूप से अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग किया। आह, मुझे मास्टर और कनिष्ठ भाई नील से क्यों टकराना पड़ा? आह, कितनी शर्म की बात है। शर्मिंदा दिशा को अपने कमरे में भागते और एकांत साधना के लिए दरवाजा बंद करते देखने के बाद अपनी दिव्य इंद्रियों को वापस लेते हुए वीर को यकीन था कि सब कुछ ठीक है। हालांकि इससे पहले कि वह कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश करे, शायद वे उसे फिर से नहीं देख पाएंगे। कोर फॉर्मेशन स्तर। वीर को इसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वह अब कम समय में ही कोर फॉर्मेशन स्तर में प्रवेश करने में पूरी तरह सक्षम होनी चाहिए थी, क्योंकि वह पहले ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर के 9वें चरण तक पहुंच चुकी थी। बड़े भाई, गुरुदेव वापस आ गए हैं। हूं? गुरुदेव वापस आ गए? हाँ, मैं वापस आ गया हूं। अपने दूसरे शिष्य की उत्साहित आवाज सुनकर वीर मुस्कुराए जब उन्होंने देखा कि देवांश अपने गुरु को वापस आया देख उनकी ओर दौड़ा चला आ रहा है। गुरुदेव, 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 मैंने कोर फॉर्मेशन स्तर में प्रवेश कर लिया है। सर, पास पहुंचते ही एक उत्साहित बच्चे की तरह कई बार पुकारते हुए देवांश ने तुरंत कोर फॉर्मेशन स्तर के पहले चरण की अपनी आभा का प्रदर्शन किया। वह सब दिखाना चाहता था जो उसने अकेले रहते हुए हासिल किया था।
उस समय तुम्हें अपने दूसरे व्यक्तिगत शिष्य के रूप में स्वीकार करना वास्तव में सही निर्णय था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी जल्दी कोर फॉर्मेशन स्तर तक पहुंच जाओगे। इतना ही नहीं, तुमने मेरी अनुपस्थिति में मेरी सहायता के बिना यह कर दिखाया। तुमने मेरी अपेक्षाओं से बढ़कर प्रदर्शन किया है। प्रसन्नता भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए वीर वास्तव में काफी हैरान थे कि देवांश उनकी मदद के बिना इतने कम समय में कोर फॉर्मेशन स्तर को प्राप्त करने में सफल रहा। उनके तीनों शिष्यों में उसकी प्रतिभा का मूल्य सबसे अधिक ऐसे ही नहीं था। यहां तक कि उनकी पहली शिष्या दिशा भी साधना के मामले में उससे थोड़ी पीछे थी। धन्यवाद गुरुदेव। वास्तव में एक बात है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। अपने गुरु से प्रशंसा पाकर गदगद होते हुए देवांश पर्वत के उस छेद और उसके खोखले हिस्से के बारे में बताना नहीं भूला जिसमें वह गलती से गिर गया था। पर्वत खोखला है और तुमने यह भी कहा कि तुम्हें वहां एक प्राचीन शहर के अवशेष मिले हैं। मुझे दिखाओ कि वह छेद कहां स्थित है। यह सुनकर कि जिस पर्वत के शिखर पर वह रह रहे थे वह खोखला था और वहां एक प्राचीन शहर के अवशेष भी थे, वीर आश्चर्य से चिल्ला उठे और उन्होंने देवांश को जल्दी से वह स्थान दिखाने के लिए कहा। अपने पर्वत पर बिताए समय के दौरान उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि और अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके कई बार उस इलाके की जांच की थी, लेकिन उन्हें कभी इस बात का पता नहीं चला कि उनका पर्वत खोखला है। इतने लंबे समय के बाद भी वह इसका आभास नहीं कर पाए। हम्म, क्या कुछ गड़बड़ है? आ, नील, क्या तुम्हें पता है कि वह छेद कहां स्थित है? देवांश से रास्ता पूछने की अपनी गलती का एहसास होते ही वीर ने तुरंत इसके बजाय नील से पूछना शुरू कर दिया। जी हां, ये बस बाहर ही है। अपने गुरु के प्रश्न में कुछ भी अजीब न पाते हुए नील ने खुशी खुशी उत्तर दिया और फिर उस छेद की ओर मार्ग दिखाया जो पर्वत के खोखले हिस्से की ओर जाता था, जिसे देवांश ने बनाया था। जल्द ही तीनों का समूह पर्वत के खोखले हिस्से के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। देवांश को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा कि उसके गुरु ने उससे रास्ता पूछने के बजाय नील से पूछा। वह अच्छी तरह जानता था कि दिशाओं के मामले में उसकी समझ कितनी खराब थी, खासकर पर्वत के खोखले हिस्से में गिरने के बाद, जहां वह छेद के नीचे जमीन पर मौजूद भाले जैसी नुकीली चट्टानों पर लगभग जिंदा बिंधने या बालदाने बिनने वाला था। यहां वास्तव में एक छेद है। उस छेद को देखकर जो संभवतः पर्वत के खोखले हिस्से की ओर ले जा रहा था। वीर ने मन ही मन बुदबुदाया और वह इस बात पर और भी अधिक हैरान हुए कि उन्होंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। वीर ने अपने मंडप में लौटने पर अपनी दिव्य दृष्टि से जमीन में इतने बड़े छेद का अनुभव नहीं किया था। न केवल पर्वत का खोखला हिस्सा उसकी दिव्य दृष्टि से पूरी तरह छिपा हुआ था, बल्कि उसके ठीक सामने मौजूद वह छेद भी उसकी दिव्य दृष्टि के लिए पूरी तरह अदृश्य था। यदि उसने इसे स्वयं व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा होता, तो वीर को संदेह होता कि उसके पर्वत का शिखर वास्तव में भीतर से खोखला था। ये तो छोड़ ही दें कि यदि देवांश ने पर्वत के खोखले हिस्से में गिरने से पहले गलती से गलत मोड़ न लिया होता, तो उसे शायद इसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। शायद दिशाओं का उसका खराब ज्ञान पूरी तरह से व्यर्थ नहीं था। गुरुजी, यही वह जगह है। पर्वत के खोखले हिस्से की ओर ले जाने वाले जमीन के छेद से कुछ ही दूरी पर रुकते हुए नील ने खुशी खुशी मुस्कुराते हुए अपने गुरु की ओर देखा। वास्तव में तुमने बहुत अच्छा किया नील। तुम अभी के लिए वापस जा सकते हो। मैं इस स्थान की स्वयं जांच करना चाहता हूं। जी गुरुजी। अपने गुरु द्वारा प्रशंसा किए जाने पर और भी अधिक प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए नील तेजी से उनके पीछे स्थित मंडप की ओर दौड़ गया। अब जमीन के उस छेद के सामने केवल वीर और देवांश ही रह गए थे। गुरुजी, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको दिखाऊं कि प्राचीन शहर के अवशेष कहां स्थित हैं? भले ही मेरा दिशा ज्ञान बहुत अच्छा ना हो, मुझे लगता है कि मैं वहां जाने के रास्ते के कुछ भूभागों को पहचान सकता हूं। नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अभी के लिए वापस मंडप में जा सकते हो। इससे पहले कि देवांश अपनी बात पूरी कर पाता,
वीर ने प्राचीन शहर के अवशेषों का स्थान दिखाने के उसके अनुरोध को तुरंत ठुकराते हुए उसे भी वापस मंडप भेज दिया। ठीक है, इतनी जल्दी मना कर दिए जाने पर थोड़ा उदास होते हुए देवांश केवल दिशाओं के अपने खराब ज्ञान पर विलाप ही कर सकता था। कम से कम अपनी दिव्य दृष्टि विकसित करने के बाद वह अपनी इस समस्या को सुलझाने में सक्षम हो जाएगा। शायद मैं अपनी दिव्य दृष्टि को थोड़ा पहले विकसित करने का प्रयास कर सकता हूं। कम से कम भविष्य में यदि ऐसा कुछ फिर से होता है तो मैं गुरुजी की अधिक सहायता कर सकूंगा। इन विचारों के साथ देवांश जल्द ही उस क्षेत्र से चला गया जहां पर्वत के खोखले हिस्से का छेद या प्रवेश द्वार स्थित था। वह वापस मंडप की ओर चल पड़ा। मुझे लगता है कि मुझे यह देखना चाहिए कि मेरे मंडप के नीचे क्या छिपा है, पर्वत के भीतर क्या छिपा है। यह जानने के लिए उसके खोखले हिस्से में प्रवेश करने का संकल्प लेकर वीर ने सीधे उस बड़े छेद में छलांग लगा दी। धड़ाम! लेकिन एक ही पल बाद उसने खुद को किसी अदृश्य शक्ति द्वारा वापस बाहर फेंके जाते हुए महसूस किया। ये एक व्यूह! अपने सामने मौजूद छेद की ओर देखते हुए, खुद से लगभग फुसफुसाते हुए ये शब्द कहते हुए, वीर को अचानक एहसास हुआ कि पर्वत के खोखले हिस्से में प्रवेश करने से रोकने वाले व्यूह द्वारा पीछे फेंके जाने के बाद उसके मस्तिष्क में जानकारी का एक नया समूह अचानक प्रकट हो गया था। अपने मस्तिष्क में अचानक प्रकट हुई जानकारी को समझने के लिए थोड़ा समय लेते हुए वीर ने सबसे पहले यह महसूस किया कि वह व्यूह उस किसी भी चीज से कहीं अधिक शक्तिशाली था जिसका वह वर्तमान में सामना कर सकता था। यह इस तथ्य से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि वह व्यूह बिना उसे विरोध करने का कोई अवसर दिए ही उसके मस्तिष्क में जानकारी का एक समूह आसानी से भेजने में सक्षम रहा था। एक ऐसा प्रतिबंध जो केवल उन लोगों को प्रवेश की अनुमति देता है जो डोमेन लॉर्ड क्षेत्र से नीचे हैं। यह महसूस करने के बाद कि उस व्यूह में संभवतः उसे एक क्षण में मार देने की क्षमता थी, वीर डरा हुआ तो था ही, साथ ही वह यह भी समझ गया था कि उसके पर्वत का खोखला हिस्सा वास्तव में क्या था। वास्तव में वह खोखला पर्वत, वह पर्वत जिसमें उसके दो शिष्यों देवांश और नील ने प्रवेश किया था, वास्तव में उसके पर्वत का हिस्सा नहीं था। इसके बजाय वह छेद जिससे देवांश अपने वर्तमान आकार में विस्तार करने से पहले गिरा था, वास्तव में एक विशाल रहस्यमयी लोक के अनगिनत प्रवेश द्वारों में से एक था। इतना ही नहीं, बल्कि विचाराधीन वह रहस्यमयी लोक कभी एक प्राचीन साधक के नियंत्रण में था और उस प्राचीन साधक की विरासत इसी रहस्यमयी लोक के भीतर स्थित थी। इसके अलावा उसके सामने स्थित रहस्यमयी लोक के प्रवेश द्वार के बारे में कोई और जानकारी नहीं थी। हालांकि वीर जो अनुमान लगा सका उससे ऐसा लग रहा था कि प्राचीन साधक ने यह संरचना इसलिए बनाई थी क्योंकि वह रहस्यमयी लोक के अंदर छोड़ी गई विरासत को प्राप्त करने के लिए किसी उत्तराधिकारी को खोजना चाहता था। वह रहस्यमयी लोक कितना खतरनाक और कितना बड़ा था, इसके बारे में वीर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। रहस्यमयी लोक की अपनी छोटी यात्रा के दौरान देवांश और नील के अनुभवों के संक्षिप्त विवरण के बावजूद वीर वास्तव में यह नहीं कह सकता था कि वह जानता था कि अंदर कितना खतरा है। आखिरकार एक रहस्यमयी लोक एक ऐसी जगह थी जो खतरनाक और जानलेवा थी, यहां तक कि सोल एसेंशन स्तर के किसी व्यक्ति के लिए भी। इसे देखते हुए वीर देवांश और नील की छोटी यात्रा को केवल उनकी असाधारण किस्मत ही मान सकता था। लेकिन आखिरकार यहां एक रहस्यमयी लोक का प्रवेश द्वार क्यों है? लगता है मुझे महावीर प्रताप से पूछना होगा और देखना होगा कि क्या वह इस बारे में कुछ जानते हैं। महावीर प्रताप की पर्वत चोटी की दिशा में देखते हुए, मन ही मन यह बुदबुदाते हुए, वीर थोड़ा फीकी मुस्कान दिए बिना नहीं रह सका। संप्रदाय में लौटने के बाद वह महावीर प्रताप से मिलने नहीं गया था। इसका कारण यह था कि दूसरा पक्ष वर्तमान में एकांत साधना में था। इसे ध्यान में रखते हुए वीर दूसरे पक्ष को परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन अब जब उसकी पर्वत छोटी पर अचानक एक रहस्यमयी लोक का प्रवेश द्वार दिखाई दे गया था, तो वीर को वास्तव में इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि महावीर प्रताप बंद कमरे में साधना करने चले गए थे और खुद को पूरी तरह से एकांतवास में डाल लिया था।
दहाड़। हूं। मैं तो लगभग भूल ही गया था। पिछले कुछ महीनों में तुम्हारा क्या हाल रहा? क्या यह सिर्फ मुझे लग रहा है, या तुम थोड़े गोल मटोल हो गए हो? उड़ने वाले शेर को अपनी ओर उड़ते हुए और एक छोटी दहाड़ के साथ खुशी खुशी उसका अभिवादन करते हुए देखकर वीर यह जानकर हैरान रह गया कि पिछली बार जब उसने उसे देखा था, तब से उड़ने वाला शेर एक आकार बड़ा हो गया था। इतना ही नहीं, बल्कि यह स्पष्ट रूप से वह दिशा नहीं थी जिसमें वह उसके बढ़ने की उम्मीद कर रहा था। दहाड़। वीर की बात सुनकर उड़ने वाला शेर तुरंत उस पर गुस्से में दहाड़ने लगा। ही, शांत हो जाओ। मैं तो बस ये देखकर थोड़ा हैरान था कि तुम बालों के एक गोले के रूप में विकसित होने की तैयारी कर रहे थे। दहाड़। सर्र। ये सुनकर खुद को बेहद अपमानित महसूस करते हुए, पहले से भी जोर से दहाड़ते हुए, वीर के कुछ भी कहने से पहले उड़ने वाले शेर ने वहां से जाने का फैसला किया। दहाड़, दहाड़, दहाड़। उड़ने वाले शेर की दहाड़ सुनते हुए जैसे ही वह जितनी जल्दी आया था उतनी ही जल्दी गायब हो गया। वीर खुद ही हंसने लगा। ऐसा लग रहा था कि उड़ने वाले शेर ने वीर की अनुपस्थिति के दौरान पशुपालकों का पूरा फायदा उठाया था। हालांकि वह इस बारे में क्या कहे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका वीरतापूर्ण दिखने वाला पंखों वाला शेर अचानक इतना मोटा कैसे हो गया। आमतौर पर ऐसा कुछ नहीं होता, चाहे वह कितना भी क्यों ना खा ले। ऐसा होने का एकमात्र कारण यह हो सकता है कि उसने बहुत अधिक चीज सोख ली हो। वे लांती पशुपालक उन फजुल खर्च पशुपालकों के बारे में भूलने की कोशिश करते हुए, अपना सिर हिलाते हुए, वीर वीर हवा में उछले और महावीर प्रताप के निवास की ओर बढ़ चले, ताकि उनसे उनके पर्वत शिखर पर स्थित रहस्यमयी क्षेत्र के प्रवेश द्वार के बारे में पूछ सकें। भले ही महावीर प्रताप को रहस्यमयी क्षेत्र के प्रवेश द्वार के बारे में कोई जानकारी ना हो, फिर भी वे संप्रदाय के 1000 साल पुराने अभिलेखों से इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो निकाल ही सकते थे। यदि वहां से भी कोई जानकारी नहीं मिली, तो वीर को स्वयं ही उस रहस्यमयी क्षेत्र के बारे में जानकारी खोजनी होगी। सबसे बढ़कर वह अपने शिष्यों को बिना किसी जानकारी के ऐसे खतरनाक स्थान पर कभी नहीं भेज सकते थे जहां छिपे हुए खतरों का कोई अंदाजा ना हो। उस सुरक्षा घेरे से टकराने के बाद उन्हें जो जानकारी मिली थी, उस पर भरोसा करके वे अपने शिष्यों के जीवन को दांव पर नहीं लगाना चाहते थे। अपने शिष्यों के अलावा किसी और को भेजना भी वह टालना चाहते थे। न केवल इसीलिए कि वे फ्लाइंग सोर्ड सेक्ट के कुछ नैसेंट सोल रेल्म विशेषज्ञों की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहते थे, बल्कि इसीलिए भी कि यदि उस रहस्यमयी क्षेत्र के भीतर वास्तव में कोई शक्तिशाली विरासत प्रतीक्षा कर रही थी, तो वे चाहते थे कि वह उनके शिष्यों में से किसी एक को मिले। स्वार्थ हो या कुछ और, वह यही चाहेंगे कि उनके 3 शिष्यों में से एक को ही उस रहस्यमयी क्षेत्र की विरासत प्राप्त हो। रहस्यमयी क्षेत्र की चिंता के अलावा वीर अपने सिस्टम को देखकर थोड़े निराश भी थे। इस समय तक उनके मुख्य अभियान को पूरा किए कई दिन बीत चुके थे, लेकिन अतीत के विपरीत उन्हें तुरंत कोई नया अभियान नहीं मिला था। शायद मैं सहायक अभियानों को पूरा करने के बाद एक नया मुख्य अभियान शुरू कर सकूं, या शायद मैं रहस्यमयी क्षेत्र की मदद से इसे सक्रिय कर सकूं। इस बारे में सोचते हुए वीर अंत में केवल एक बेबस आह ही भर सके। चाहे कुछ भी हो, सिस्टम पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था और वे केवल इसके सक्रिय होने की प्रतीक्षा ही कर सकते थे। भले ही उन्हें कोई नया मुख्य अभियान न मिला हो, लेकिन उनके पास व्यस्त रहने के लिए अभी भी काफी सहायक अभियान थे। नए अभियानों की कमी की चिंता उन्हें पूरा करने तक टाली जा सकती थी। फिलहाल उनके पास अभी भी 3 सहायक अभियान थे, अर्थात एक जिसमें उन्हें ऊर्जा संचयन व्यूह स्थापित करना था, दूसरा जिसमें उन्हें कम से कम 1000 इंटरस्पेशियल रिंग्स को बिखेरना था, और अंत में वह अभियान जिसमें उन्हें देवांश की दिशा बोध की क्षमता सुधारने में मदद करनी थी। कुल मिलाकर निकट भविष्य में उनके लिए चिंता करने जैसी कोई बात नहीं थी। धाड़ाम। अचानक दूर महावीर प्रताप के निवास से एक शक्तिशाली आभा फूटती हुई महसूस हुई
और आकाश की ओर बह गई। फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के भीतर मौजूद हर किसी को तुरंत सचेत करते हुए वीर इस दृश्य को देखकर खुद ही मुस्कुराने लगे। हमें लगता है महावीर प्रताप अपनी एकांत साधना से बाहर आने वाले हैं। कितनी अच्छी किस्मत है। सर, अब और अधिक प्रतीक्षा न करते हुए वीर ने सीधे अपनी गति बढ़ा दी। कुछ ही सेकंड के बाद वे महावीर प्रताप के निवास के सामने पहुंच गए। एल्डर वीर, आपको वापस देखकर बहुत अच्छा लगा। ओह, रुद्रदेव, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहां इंतजार कर रही होगी। रुद्रदेव को महावीर प्रताप के निवास के सामने उत्सुकता के साथ खड़े हुआ देखकर वे थोड़े हैरान हुए। वे सोचने लगे कि वह उनसे पहले यहां पहुंचने में कैसे सफल हुई। आह, मैंने संप्रदाय प्रमुख की एकांत साधना के दौरान पहरा देने का निर्णय लिया था। अच्छा, हाँ। अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ ये कहते हुए रुद्रदेव ने उत्साह से भरे निवास के प्रवेश द्वार की ओर देखा। इस दृश्य को देखकर वीर ने यह तय किया कि यह बेहतर होगा कि वे उनसे यह न पूछें कि जब महावीर प्रताप फ्लाइंग सोर्ड सेक्ट के भीतर सुरक्षित रूप से साधना कर रहे थे, तो उन्होंने उनके निवास के सामने पहरा देने का निर्णय क्यों लिया। इस तथ्य का उल्लेख न ही करें तो बेहतर है कि महावीर प्रताप की एकांत साधना कम से कम कुछ हफ्तों तक चलनी चाहिए थी, शायद और भी लंबी। यदि वह उस समय एकांत साधना में थे जब उन्होंने उनसे फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के भविष्य के स्थान के बारे में संपर्क किया था। वोश, एल्डरवीर, आप भी यहां हैं? हाँ, मैं अभी कुछ ही समय पहले वापस आया हूं। अपने पीछे से आती आवाज को सुनने के बाद महावीर प्रताप के मंडप की ओर जाने वाले पहाड़ी रास्ते पर एक विशालकाय व्यक्ति की आकृति दिखाई दी। वीर ने शांति से उत्तर दिया और मुख्य एल्डर भैरव सिंह की ओर देखा, जो जल्दी ही उनके और रुद्रदेव के पास पहुंच गए। आह, लगता है कि महावीर प्रताप द्वारा मचाई गई हलचल के बाद हर कोई यहां आ रहा है। रास्ते से आती एक वृद्ध आवाज के साथ वृद्ध श्रीकांत भी जल्द ही प्रकट हुए। उनकी शानदार लंबी सफेद दाढ़ी अभी भी वैसी ही थी। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक शक्तिशाली विशेषज्ञ दोनों लग रहे थे। फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के सभी बुजुर्गों में वृद्ध श्रीकांत वही थे जो बिल्कुल वैसे दिखते थे जैसा लोग किसी संप्रदाय के शक्तिशाली एल्डर के बारे में सोचते थे। यही एक कारण था कि इतने वर्षों के शिक्षण के दौरान उन्होंने इतने सारे प्रशंसक बना लिए थे। नई सेंट सोल क्षेत्र में पहुंचने के बाद उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई थी। जिस समय वीर दिशा के साथ फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय छोड़कर गए थे, उस समय उन्होंने रुद्रदेव की उप संप्रदाय प्रमुख की भूमिका भी संभाल ली थी, जिससे उनकी प्रतिष्ठा संप्रदाय प्रमुख महावीर प्रताप से भी अधिक होने लगी थी। हो, लगता है एल्डर वीर भी यहां हैं। मुझे आशा है कि भविष्य में जब आपको समय मिले तो आप मुझे आयरन स्काई साम्राज्य के बारे में थोड़ा बता पाएंगे। मैं हमेशा स्काई साम्राज्य के मुख्य क्षेत्र में स्थित राज्यों के बारे में काफी उत्सुक रहा हूं। निश्चित रूप से भविष्य में समय मिलने पर मैं आपसे मिलने आऊंगा। धमाका। वृद्ध श्रीकांत के साथ संक्षिप्त बातचीत के बाद वीर और महावीर प्रताप की पहाड़ी छोटी पर एकत्र हुए बाकी मुख्य एल्डर अचानक मंडप की ओर मुड़े, क्योंकि अंदर से एक और भी शक्तिशाली आभा प्रस्फुटित हुई। फूश। इससे पहले कि किसी अन्य मुख्य एल्डर को प्रतिक्रिया करने का समय मिलता, मंडप के चारों ओर अचानक तलवारों का एक भयानक समुद्र प्रकट हुआ और दूर उनकी ओर बढ़ने लगा। धमाका। हालांकि इससे पहले कि तलवारों का समुद्र मुख्य एल्डर्स को छू पाता, वीर ने अपना हाथ लहराया और अपने स्वयं के स्वॉर्ड डोमेन से उसे दबा दिया। लगता है महावीर प्रताप ने अपना खुद का स्यूडो स्वॉर्ड डोमेन बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। अब वह डोमेन लॉर्ड क्षेत्र से केवल एक कदम दूर है। अपने चारों ओर हिंसक रूप से उभरे महावीर प्रताप के स्यूडो स्वॉर्ड डोमेन का आकलन करते हुए वीर ने मन ही मन यह बात कही। वह प्रशंसा भाव से मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और साथ ही इस बात के लिए आभारी महसूस किया कि वर्तमान में महावीर प्रताप का कोई भी शिष्य या सेवक मंडप के अंदर नहीं था। आखिरकार महावीर प्रताप का अपना स्यूडो स्वॉर्ड डोमेन सफलतापूर्वक बनाने के बाद उस पर कोई नियंत्रण नहीं था और इसे पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए उन्हें कुछ समय चाहिए था। इस समय के दौरान
उनका स्यूडो स्वॉर्ड डोमेन नियंत्रण से बाहर हो सकता था और गलती से उनके आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था। उनके स्यूडो डोमेन की ताकत को देखते हुए यदि वीर उसे रोकने के लिए वहां नहीं होते, तो उन्होंने वर्तमान में मौजूद सभी मुख्य एल्डर्स को गंभीर रूप से घायल कर दिया होता। ये सब क्या है? क्या संप्रदाय प्रमुख ने डोमेन लॉर्ड क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है? जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था, तभी मुझे पता था कि वह एक तलवार अमर के अवतार हैं। कितना डरावना है। जैसे ही मुख्य एल्डर्स ने तलवारों के समुद्र को मंडप को तेजी से चीरते हुए और धीरे धीरे अंदर छिपे महावीर प्रताप को प्रकट होते देखा, वे आश्चर्य से चिल्ला उठे, वीर! वीर उनकी हैरान चेहरों को देखकर अपनी आंखें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। उसे यह भी याद क्यों नहीं आ रहा था कि जब इन लोगों को उसके डोमेन लॉर्ड क्षेत्र में पहुंचने की सूचना मिली थी, तब वे इसका 5% भी हैरान या विस्मित हुए थे। क्या महावीर प्रताप की सफलता पर यह बात अलग हो जाती है? शांत हो जाइए। उन्होंने डोमेन लॉर्ड क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है, बल्कि सफलतापूर्वक अपना स्यूडो डोमेन बनाया है। इस बारे में सोचकर थोड़ा चिड़चिड़ा महसूस करते हुए वीर ने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया कि उसने अनजाने में अपने आभा मंडल का एक हिस्सा छोड़ दिया था। इससे विस्मित मुख्य एल्डर तुरंत शांत हो गए। यहां तक कि रुद्रदेव, जो महावीर प्रताप की जमकर प्रशंसा कर रही थी और एक प्रेम मग्न युवती की तरह दिख रही थी, वह भी शांत हो गई और अपने होंठ चबाते हुए महावीर प्रताप की आकृति की ओर अपनी आंखों में एक अज्ञात इच्छा लिए देखने लगी। ऐसा लगता है कि मैं डोमेन लॉर्ड क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया। हालांकि मैं कम से कम एक स्यूडो डोमेन बनाने और सफलतापूर्वक हाफ स्टेप डोमेन लॉर्ड क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम रहा। अपने उस मंडप के बीच में बैठे हुए, जो कभी उनका हुआ करता था, महावीर प्रताप ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और अपनी नई शक्ति का परीक्षण किया। वीर वृद्ध श्रीकांत रुद्रदेव एल्डर वामन, आप सभी यहां क्या कर रहे हैं? अरे, मेरा मंडप कहां गया? अपने चारों ओर देखते हुए महावीर प्रताप ने सबसे पहले वीर और अन्य लोगों को देखा और फिर जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि वे अब अपने साधना कक्ष के अंदर नहीं थे, बल्कि एक बड़े मलबे के बीच थे। यह उम असल में आप अपने मंडप के अंदर ही बैठे हैं। ये कहने के लिए आगे बढ़ते हुए वृद्ध श्रीकांत ने फीकी मुस्कान दी और फिर जो कुछ हुआ था उसके बारे में बताया। क्या मैंने अपना मंडप नष्ट कर दिया? अब मैं कहां रहूंगा? मैं अपने शिष्यों को यह कैसे समझाऊंगा? अपने मंडप के खंडहरों को देखते हुए, खुद से ये बड़बड़ाते हुए, महावीर प्रताप यह सोचकर और भी उदास हो गए कि वे अपने शिष्यों को क्या बताएंगे। जब तक आपका मंडप दोबारा नहीं बन जाता, तब तक आप मेरे मंडप में रह सकते हैं। मेरे पास आपके और आपके शिष्यों दोनों के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है। महावीर प्रताप को खुद से बड़बड़ाते हुए सुनने के बाद एक पल भी बर्बाद किए बिना रुद्रदेव आगे बढ़ी और सुझाव दिया कि वह और उसके शिष्य उस समय तक उसके मंडप में रहें जब तक कि नष्ट हो चुके मंडप का पुनर्निर्माण न हो जाए। यह देखकर वीर और बाकी दोनों लोग अच्छी तरह समझ गए कि रुद्रदेव क्या करना चाहती थी, लेकिन अंत में उन्होंने कुछ न कहने का फैसला किया। आखिरकार अगर उन्होंने बीच में दखल दिया और महावीर प्रताप को मना करने पर मजबूर किया, तो उन्हें बाद में रुद्रदेव के प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। ऐसा कुछ जिससे उनमें से कोई भी नहीं निपटना चाहता था। सच में, क्या आपको यकीन है कि यह ठीक है? हाँ, मेरे पास आपके और आपके शिष्यों के लिए पर्याप्त जगह है। ठीक है, अगर आप ऐसा कह रही हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे अगले कुछ हफ्तों तक आपके यहाँ मेहमान बनकर रहना होगा। महावीर प्रताप और रुद्रदेव के बीच बातचीत को सुचारू रूप से आगे बढ़ते हुए देखकर वीर अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि उसने महावीर प्रताप द्वारा अपने शिष्यों के साथ उसके मंडप में रहने के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर रुद्रदेव की आंखों में लगभग एक शिकारी जैसी चमक देखी थी। अंततः महावीर प्रताप अनजाने में रुद्रदेव द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए थे। वे भविष्य में वहां से निकल पाएंगे या नहीं, यह रुद्रदेव पर निर्भर करेगा। अब
चलिए मेरे मंडप की ओर चलते हैं और मैं आपको दे संप्रदाय प्रमुख, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यह काफी महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि रुद्रदेव को महावीर प्रताप को अपने मंडप में वापस ले जाने और उन्हें यह दिखाने का मौका मिलता कि वे कहां रहेंगे, वीर ने महावीर प्रताप की ओर कदम बढ़ाए और अति उत्सुक रुद्रदेव को बीच में टोकते हुए, वीर के चेहरे पर इस बात को कहते हुए गंभीर भाव देखकर महावीर प्रताप ने भी तुरंत वैसा ही गंभीर भाव दिखाया। कुछ महत्वपूर्ण? मैं समझ गया। अब जबकि मेरा स्थान ऐसा हो गया है, हम आपके निवास पर चलकर इस बारे में बात कर सकते हैं। इस बात की परवाह किए बिना कि वीर ने रुद्रदेव को बीच में ही टोक दिया था, महावीर प्रताप अच्छी तरह समझ गए थे कि वीर का उन्हें ढूंढना निश्चित रूप से किसी गंभीर बात का संकेत है। इतना ही नहीं, वह अभी-अभी आयरन स्काई किंगडम से लौटे थे। शायद यह आयरन स्काई किंगडम या किसी संभावित शत्रु से संबंधित कुछ था। सु ऐसा सोचते हुए पर्वत शिखर पर उपस्थित अन्य एल्डर्स से संक्षिप्त बात करने के बाद महावीर प्रताप तुरंत वीर के साथ निकल गए और दोनों वीर के मंडप की ओर चल दिए। आपके पर्वत शिखर पर एक रहस्यमय क्षेत्र का प्रवेश द्वार है? हाँ, मुझे लगा था कि शायद आपको इस बारे में कुछ पता होगा, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया से मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आपको भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यह महसूस करते हुए कि महावीर प्रताप को उनके पर्वत शिखर पर स्थित रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उन्होंने निराशा में अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहले से ही उनसे यह उम्मीद की थी। आखिरकार यदि ऐसा होता तो जब वह नैसेंट सोल रेल्म में पहुंचे थे और आधिकारिक तौर पर फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के मुख्य एल्डर बने थे, तब उन्हें में यह पर्वत शिखर आवंटित नहीं किया जाना चाहिए था। हम्म एक रहस्यमय क्षेत्र अत्यंत खतरनाक स्थान होता है, यहां तक कि आप जैसे व्यक्ति के लिए भी जो डोमेन लॉर्ड रेल में है। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें चीजें धीरे धीरे करनी चाहिए और पहले यह देखना चाहिए कि हम किस तरह के रहस्यमय क्षेत्र का सामना कर रहे हैं। वीर को रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने के बारे में चेतावनी देने से पहले यह उल्लेख करना नहीं भूले कि एक रहस्यमय क्षेत्र कितना खतरनाक हो सकता है। महावीर प्रताप अत्यंत गंभीर दिख रहे थे। खैर, मैं उम्मीद कर रहा था कि आप संप्रदाय के ऐतिहासिक अभिलेखों को देख पाएंगे और पता लगा पाएंगे कि क्या रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार के बारे में कोई उल्लेख है या कम से कम किसी प्रकार के खोखले पर्वत शिखर का उल्लेख है। अभी भी उस संभावित विरासत के बारे में कुछ भी नहीं बताते हुए जो रहस्यमय क्षेत्र के भीतर मौजूद हो सकती है, और साथ ही इस तथ्य को भी छिपाते हुए कि डोमेन लॉर्ड रेल्म या उससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, वीर ने महावीर प्रताप की ओर आशा भरी दृष्टि से देखा। शुरुआत में उनका मूल लक्ष्य यह देखना था कि क्या संप्रदाय के ऐतिहासिक अभिलेखों में रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार के बारे में कोई जानकारी है। हालांकि यहां समस्या यह थी कि फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के भीतर मौजूद ऐतिहासिक अभिलेखों की संख्या विशाल थी। वीर को अकेले उन्हें देखने के लिए कम से कम कुछ सप्ताह, यदि महीने नहीं तो, लगेंगे और वीर वास्तव में पुराने ऐतिहासिक अभिलेखों को देखने में इतना लंबा समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। मुझे कुछ अन्य एल्डर्स की मदद से ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हजार वर्षों के ऐतिहासिक अभिलेखों को देखना कोई छोटा काम नहीं है। विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि पिछले एल्डर्स और संप्रदाय प्रमुख अपने समय के दौरान जो कुछ भी हो रहा था उसे लिखने के लिए काफी उत्सुक थे। यह पर्याप्त से भी अधिक है। ऐसा नहीं है कि रहस्यमय क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहीं चला जाएगा। हाँ, मैं ऐतिहासिक अभिलेखों को देखने के कार्य के लिए कुछ उपलब्ध एल्डर्स को खोजने से पहले अपने कल्टीवेशन रेल्म को ठीक से स्थिर करूंगा। अगर मुझे कुछ भी मिलता है तो मैं आपसे संपर्क करना सुनिश्चित करूंगा। यदि आप इसमें शामिल होना चाहते हैं और साथ ही संप्रदाय के इतिहास के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं, तो आप विशाल भूमिगत पुस्तकालय में जा सकते हैं, जहां संप्रदाय के सभी ऐतिहासिक अभिलेख रखे गए हैं। प्रवेश द्वार
मेरे पर्वत शिखर की तलहटी में स्थित है। धन्यवाद। मैं किसी समय वहां जाने का निश्चय करूंगा। आखिर लौटने के बाद मुझे अभी अपने शिष्यों के साथ कुछ समय बिताने की आवश्यकता है। वीर और महावीर प्रताप के बीच रहस्यमयी क्षेत्र के प्रवेश द्वार के बारे में बातचीत समाप्त होने के साथ ही वीर और महावीर प्रताप ने उस अनुभव के बारे में बात करना शुरू किया जो वीर ने आयरन स्काई साम्राज्य में अपने समय के दौरान प्राप्त किया था। साथ ही इस बारे में भी चर्चा की कि स्काई साम्राज्य के किनारों पर स्थित हेवनली स्काई साम्राज्य जैसे राज्य की तुलना में आयरन स्काई साम्राज्य कितना शक्तिशाली था। खैर, मुझे अब विदा लेनी चाहिए। मैं पहले से ही महसूस कर सकता हूं कि मेरा साधना आधार अधिक से अधिक अस्थिर होता जा रहा है। कोई बात नहीं, आपको अभी भी अपने साधना आधार को स्थिर करने की आवश्यकता है। अलविदा, एल्डरवीर। यदि ऐतिहासिक अभिलेखों में कुछ मिलता है तो मैं आपको निश्चित रूप से सूचित करूंगा। हाँ हाँ, इससे पहले कि आप अपने साधना आधार को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा लें, आप यहां से प्रस्थान करें। महावीर प्रताप को चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ विदा करते हुए वीर महावीर प्रताप की वर्तमान स्थिति को देखकर खुद को हंसने से नहीं रोक सके। न केवल उन्होंने अभी तक अपने साधना आधार को स्थिर नहीं किया था, बल्कि उन्होंने स्पष्ट रूप से आयरन स्काई साम्राज्य के बारे में लंबे समय तक बातचीत करने के लिए मामले को खींचने का प्रयास किया था। महावीर प्रताप बस स्काई साम्राज्य के अधिक शक्तिशाली राज्यों और स्काई साम्राज्य के मुख्य क्षेत्र के बारे में बहुत अधिक जिज्ञासु थे। वुश पर्वत शिखर पर बहने वाली दोपहर की शांत हवा के साथ वीर ने महावीर प्रताप को धीरे धीरे पर्वत के नीचे जाते हुए देखा। भले ही उन्होंने पहले से ही वास्तविक तलवार संकल्प को समझ लिया था और उनके पास अपनी तलवार का उपयोग करके उड़ने की क्षमता थी, लेकिन उनके साधना आधार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा करने में काफी जोखिम था। अंत में पैदल वापस जाने का सबसे सुरक्षित विकल्प चुना गया। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, तो वह अपने विश्राम भवन की ओर वापस क्यों जा रहा है? क्या वह शायद भूल गया कि उसने इसे नष्ट कर दिया था? हा, महावीर प्रताप को अपने विश्राम भवन के अवशेषों की ओर वापस जाते हुए देखकर वीर को समझ नहीं आया कि क्या कहें। उन्होंने एक आह भरी और रुद्रदेव को सूचित करने के लिए अपना संचार ताबीज निकाला ताकि वह महावीर प्रताप को ले जा सकें। मुझे देवांश और नील की जांच करनी चाहिए और ठीक से देखना चाहिए कि पिछले 1 महीने में उन दोनों में कितना सुधार हुआ है। दूसरी ओर से रुद्रदेव की प्रतिक्रिया सुने बिना संचार ताबीज को वापस रखते हुए वीर ने अपने मन में यह बुदबुदाया और अपने विश्राम भवन की दिशा में देखा, जहां उनके शिष्य वर्तमान में ठहरे हुए थे। दिशा को छोड़कर, जिसने फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय की वापसी यात्रा के दौरान काफी युद्ध अनुभव प्राप्त किया था, देवांश और नील उसकी अनुपस्थिति के दौरान कोई वास्तविक जीवन और मृत्यु का अभ्यास प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहे होंगे और अधिक से अधिक अन्य शिष्यों के साथ प्रशिक्षण लेकर ही संतोष किया होगा। नील अभी वास्तविक जीवन और मृत्यु का अभ्यास शुरू करने के लिए थोड़ा छोटा है, लेकिन देवांश के लिए यह ठीक होना चाहिए। यह सोचते हुए वीर ने धीरे धीरे इस बात की योजना बनानी शुरू कर दी कि वह दूसरे तारा शिखर पर नीली दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए शैटर्ड स्टार पीक्स पर जाने से पहले अपने दोनों शिष्यों को प्रशिक्षण देने में अगले कुछ दिन कैसे बिताएंगे। अगले कुछ दिनों में वह क्या करने जा रहे थे, यह तय करने के बाद वीर अपने विश्राम भवन के बाहर ज्यादा देर तक नहीं खड़े रहे। जल्द ही हवा में छलांग लगाते हुए वह बोध के शिवालय की ओर चल दिए ताकि यह देख सकें कि क्या उन्हें कुछ नए कौशल और तकनीक मिल सकती है जो वह अपने शिष्यों को सिखा सकें। पहली बात तो यह है कि वीर को पहले ही एहसास हो गया था कि उनके लिए केवल सीखना कितना बुरा था। वीर को अपने वर्तमान साधना क्षेत्र को देखते हुए मुश्किल से 1 दर्जन के करीब विभिन्न तकनीकें मिलीं। उदाहरण के तौर पर महावीर प्रताप को ही लें। उनके पास उपलब्ध तलवार की तकनीकों की संख्या सैकड़ों, यदि हजारों में नहीं तो भी बहुत अधिक थी। दूसरी ओर वीर को तलवार की केवल 5 के करीब तकनीकें ही पता थीं। भले ही वे महावीर प्रताप द्वारा सीखी गई तकनीकों की तुलना में बहुत उच्च स्तर की थीं,
फिर भी यह इस तथ्य को नहीं बदलता था कि महावीर प्रताप कहीं अधिक अनुभवी थे और किसी को भी तलवार की कला सिखाने की बात आने पर वीर की तुलना में उनके लिए यह बहुत आसान होता। 100 डोमेन होने से अपने शिष्यों को तलवार की बुनियादी बातें सिखाने में कोई खास मदद नहीं मिली। और यह तो इस बात का जिक्र भी नहीं है कि उसका एक शिष्य भाले का उपयोग कर रहा था, तलवार का नहीं। उसके पास उपलब्ध तकनीकों की इतनी कम संख्या के साथ वह भला अपने 3 शिष्यों को उचित रूप से कैसे सिखा पाएगा? मैं अब तक आखिर क्या कर रहा था? यह याद करते हुए कि उसने अपने 3 शिष्यों को अपने साथ लेने के बाद से उनके लिए कितना कम किया है, वीर ने फीकी मुस्कान के साथ खुद को एक बेहतर गुरु बनने के लिए तैयार किया, ताकि वह कम से कम उन कौशलों को सुधारने में उनकी अधिक मदद कर सके जिनमें वे श्रेष्ठ थे। देवांश की भाला तकनीकों को सुधारने में मदद करने के लिए भाला तकनीकें सीखना, नील को उच्च स्तरीय कलाकृतियों और हथियारों को गढ़ने में मदद करने के लिए लोहार का काम सीखना, और अंत में अपनी कीमिया को बढ़ाना ताकि वह भविष्य में दिशा की मदद कर सके जब वह अनिवार्य रूप से आर्टिसन क्षेत्र में पहुंच जाए। ढप। पगोडा ऑफ एनलाइटनमेंट के सामने जमीन पर उतरते हुए, जहां फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट की विभिन्न तकनीकें रखी गई थीं, वीर पगोडा के सामने पहरा दे रहे एल्डर का अभिवादन करने के बाद सीधे अंदर चला गया। मुझे पहले पहली मंजिल पर देखना चाहिए और कुछ निचले स्तर की तकनीकों को चुनने की कोशिश करनी चाहिए। पगोडा ऑफ एनलाइटनमेंट की पहली मंजिल में प्रवेश करते समय खुद से यह बुदबुदाते हुए, वीर अचानक सामने से कुछ शिष्यों को गुजरते देख रुक गया। इसी क्षण वीर को एहसास हुआ कि पगोडा की पहली मंजिल लगभग पूरी तरह से युवा क्यूई कंडेंसेशन क्षेत्र के शिष्यों से भरी हुई थी। इतना ही नहीं, बल्कि अपनी दिव्य चेतना के साथ एक त्वरित जांच से यह भी पता चला कि ऊपर की मंजिलों पर भी शिष्य मौजूद थे। एक शब्द भी बोले बिना वीर ने किसी भी शिष्य द्वारा पहचाने जाने से पहले जल्दी से एक युवा शिष्य का वेश धारण कर लिया। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि जब वह पढ़ने में व्यस्त हो तो युवा शिष्यों का झुंड उसे परेशान करने के लिए आ जाए। अरे, क्या तुम लोगों ने टेम्पेस्ट सेक्ट की हालिया घटनाओं के बारे में सुना है? हाँ हाँ, क्या तुम उस चीज की बात कर रहे हो जो उनके सुप्रीम एल्डर के साथ हुई थी? वह वाकई में प्रफुल्लित करने वाला था। मेरे एक सीनियर भाई वहां मौजूद थे और उन्होंने एक विशेष तकनीक के साथ पूरी घटना को रिकॉर्ड किया था। सच में? तुम्हें मुझे दिखाना होगा। पगोड़ा के प्रवेश द्वार के पास खड़े शिष्यों की फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के क्षेत्र के भीतर हो रही हालिया घटनाओं के बारे में बातें सुनते हुए वीर राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका। वेश बदलने से पहले उसे किसी भी युवा शिष्य ने नहीं देखा था। मुझे पहले कुछ भाला तकनीकों की तलाश करनी चाहिए। आखिरकार देवांश को सिखाने की बात आने पर मुझ में जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी है वह यह है कि मैंने वास्तव में कोई भाला तकनीक नहीं सीखी है। इस समय तक देवांश को भाले के मामले में मेरे स्तर से काफी आगे निकल जाना चाहिए। अपना सिर हिलाते हुए, जैसे ही इस बारे में सोचते हुए वीर ने सबसे पहले ज्ञान के शिवालय की पहली मंजिल पर स्थित बुनियादी निम्न स्तरीय भाला तकनीकों को खोजने का निर्णय लिया। सबसे पहले वह ऊपरी मंजिलों पर जाने से पहले, जहां अधिक जटिल तकनीकें स्थित होंगी, शिवालय की पहली मंजिल पर कुछ भाला तकनीकें सीखेंगे। नमस्ते, क्या आप यहां नए हैं? मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको पहले कभी देखा है। हाँ। अपने सामने की किताबों की अलमारी से भाला तकनीक की एक किताब उठाने ही वाले थे कि पीछे से एक युवा लड़की की आवाज सुनकर वीर ने पीछे मुड़ने की जहमत उठाए बिना सहजता से उत्तर दिया। भाला तकनीक को चुनते हुए उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया। मुझे लगा ही था। अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो बस कह दीजिए। मुझे पता है कि पहली मंजिल की सभी तकनीकें कहां स्थित हैं। मुझे यह भी पता है कि पहली मंजिल पर छिपी हुई उच्च स्तरीय तकनीकें कहां हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अपने पीछे बात कर रही युवा लड़की को कोई उत्तर न देते हुए, जब वह पहली मंजिल पर विभिन्न प्रकार की छिपी हुई तकनीकों और उनके स्थान के बारे में बात करने लगी, वीर ने निकाली गई भाला तकनीक को पढ़ना जारी रखा। बुनियादी भाला।
ऊर्जा संघनन क्षेत्र और आधार स्थापना क्षेत्र के बीच के साधकों के लिए उपयुक्त एक सरल भाला तकनीक। वीर ने इस भाला तकनीक को इसलिए चुना था क्योंकि यह भविष्य में भाले की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए एक ठोस आधार तैयार करने में मदद करती थी। बुनियादी भाला तकनीक ने भविष्य में उच्च स्तर की भाला तकनीकों को अधिक आसानी से अपनाने की अनुमति दी। जहां तक उन्हें पता था, देवांश को आत्मा भाला दिव्य मंत्र सौंपे जाने से पहले उसने भी ऐसी ही भाला तकनीक का अभ्यास किया होगा। इस बुनियादी भाला तकनीक में अपनी महारत के कारण वह आसानी से आत्मा भाला दिव्य मंत्र के अनुकूल होने में सफल रहा था और इसे कम समय में सीख लिया था। इसी वजह से वीर ने देवांश द्वारा अभ्यास किए जा रहे आत्मा भाला दिव्य मंत्र को समझना शुरू करने से पहले एक ऐसी भाला तकनीक सीखने की योजना बनाई जो उन्हें एक ठोस आधार स्थापित करने में मदद करे। इस तरह वह देवांश की तब आसानी से मदद कर पाएंगे जब भी उसे अपने साधना मंत्र या उसके भीतर भाले की चालों के संबंध में कोई परेशानी होगी। दिव्य आत्मा मंत्र के बाद वहां यह भी है, आह, आप जा रहे हैं। जो भाला तकनीक वह सीखने की योजना बना रहे थे, उसे चुनने के बाद वीर वहां से निकलने ही वाले थे कि पिछले 10 मिनट से लगातार बात कर रही उस युवा लड़की ने अचानक उदास चेहरे के साथ उनके सामने आकर उन्हें रोक दिया। उसकी आंखों से आंसू किसी भी क्षण गिरने ही वाले थे। इस तरह की स्थिति का सामना करने पर क्या कहना है, यह न जानते हुए वीर बस अपने सामने खड़ी उस युवा लड़की को अवाक होकर देखते रहे, जो ऐसा लग रही थी जैसे वह किसी भी क्षण रोने वाली हो। पहली बात तो यह कि उन्होंने उससे मुश्किल से बात की थी, फिर भी जैसे ही वह जाने के लिए मुड़े, वह ऐसी लग रही थी जैसे रोने ही वाली हो। इस लड़की को आखिर हुआ क्या है? उस युवा लड़की को देखते हुए, मन ही मन यह सोचते हुए, वीर उसकी शक्ल सूरत कितनी अनोखी है, ये देखकर थोड़ा हैरान हुए बिना नहीं रह सके। अपनी बिल्ली जैसी शुद्ध पीली आंखों के अलावा उस युवा लड़की के लंबे लहराते काले बाल थे, जो लगभग उसके पैरों तक पहुंचते थे। उसके छोटे कद को देखते हुए यह काफी अजीब लग रहा था। हम्म, पूजा? आह, क्या आप मुझे जानते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अतीत में रचना कक्ष के दौरे के दौरान देखा था। बस तुम तब लंबी दिखती थीं। अपनी पहचान उजागर न करते हुए जब अचानक वृद्धि के कारण उसके कपड़े अनिवार्य रूप से फट गए, तो पूजा ने वास्तव में केवल एक लबादे के साथ ज्ञान के शिवालय के भीतर रहने की योजना नहीं बनाई थी। खैर, कम से कम अब मैं पढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं। पूजा को भागते हुए देखकर वीर मन ही मन धीरे से हंसा और जल्द ही अपना ध्यान फिर से भाला तकनीक पर केंद्रित कर दिया, क्योंकि अब उसका ध्यान भटकाने वाला कोई नहीं था। फिलहाल रसशाला द्वारा बनाए गए उस तरल की जांच करना, जिसके कारण पूजा छोटी हो गई थी, ज्ञान के शिवालय में काम पूरा होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। कम से कम पूजा के चले जाने के बाद अब उसे किसी से बात नहीं करनी पड़ी और केवल कुछ घंटों के बाद उसने शिवालय की पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर सभी बुनियादी भाला तकनीकों को पढ़ना समाप्त कर लिया। हालांकि इससे भाला चलाने के कौशल में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई थी, क्योंकि उसने अभी तक अभ्यास नहीं किया था, लेकिन इसने भाले के संबंध में उसके ज्ञान को पहले की तुलना में एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया था। यहां तक कि अगर देवांश भाले से संबंधित किसी चीज में मदद मांगने उसके पास आता, तो वह अब उसके सवालों का जवाब देने और उसकी बुनियादी बातों में मदद करने में सक्षम होता। हालांकि उसे अभी भी अधिक सीखने और प्रत्यक्ष अभ्यास करने की आवश्यकता थी, ताकि वह देवांश के भाले की चालों को निखारने और दिव्य आत्मा भाला मंत्र पर उसकी महारत हासिल करने में मदद कर सके। कुछ ऐसा जिसे उसने अभी तक सीखना शुरू भी नहीं किया था। अभी के लिए इतना ही काफी होना चाहिए। मुझे बहुत देर होने से पहले नील को भी पढ़ाना है। ज्ञान के शिवालय से बाहर निकलते समय वीर ने खुद से यह बुदबुदाया। उसकी बहुत देर तक रुकने की योजना नहीं थी। आखिरकार उसने खंडित नक्षत्र शिखर की ओर जाने से पहले कुछ दिनों तक नील को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई थी। भाला सीखने की प्रक्रिया में पूरी तरह लीन होना फिलहाल उसकी योजना में नहीं था, और उसने सिर्फ इतना सीखने की योजना बनाई थी
कि भविष्य में जब देवांश अनिवार्य रूप से उसके पास मदद मांगने आए, तो वह इस विषय में पूरी तरह से बेकार न लगे। हम्म। इसे ध्यान में रखते हुए वीर तीसरी मंजिल छोड़ने ही वाला था कि तभी उसने अचानक किसी को अपनी ओर देखते हुए और फिर धीरे धीरे अपनी ओर आते हुए देखा। एल्डरवीर! जैसे ही उस युवा लड़की ने उसका नाम पुकारा, वीर ने उसे पहचान लिया और वह सोचने लगा कि आखिर वह उसके भेष को कैसे पहचान सकती है। तुम वृद्ध श्रीकांत की पोती हो? हाँ, आप मुझे बस सान्वी कह सकते हैं। अपना औपचारिक परिचय देते हुए, सम्मानपूर्वक सिर झुकाते हुए, सान्वी ने एक निर्मल मुस्कान दिखाई और धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और अपनी धुंधली आंखों से सीधे वीर की ओर देखने लगी। यदि उसे यह पहले से पता न होता कि वह अंधी है, तो वीर को अपने आप कभी एहसास नहीं होता कि वह देख नहीं सकती। आखिर वह बिना किसी कठिनाई के एक सामान्य व्यक्ति की तरह घूम रही थी और यहां तक कि उसके भेष को भी आसानी से पहचान सकती थी। यह जानना आवश्यक है कि मंडल अधिपति क्षेत्र का कोई व्यक्ति भी उसके भेष को पहचानने में कठिनाई महसूस करेगा। फिर भी आधार स्थापना क्षेत्र की एक छोटी लड़की इसे पहचानने में सफल रही थी। उसकी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को आसानी से खोजने की क्षमता का तो कहना ही क्या, जिसे उसने उस छोटे से साहसिक कार्य के दौरान प्रदर्शित किया था जिसमें वे साथ गए थे, जहां उसने एक आध्यात्मिक श्रेणी की जड़ी बूटी पृथ्वी पुष्प जड़ को खोज निकाला था। जैसे जैसे वीर सानवी नाम की इस युवा लड़की के बारे में और जान रहा था, वह चकित महसूस कर रहा था और वह इस बारे में और भी उत्सुक था कि वृद्ध श्रीकांत उसे कहां से लाए थे। एक और बात जिसने उसे जिज्ञासु बना दिया, वह यह थी कि सानवी, जो पहले ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल में पहुंच चुकी थी, फ्लाइंग सोर्ड संप्रदाय के भीतर अनजान थी। इस सब के बारे में सोचते हुए वीर खुद को यह याद करने से नहीं रोक सका कि उनके द्वारा किए गए छोटे से साहसिक कार्य के दौरान वह युवा लड़की कितनी कमजोर थी। भले ही वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म तक पहुंच गई थी, लेकिन उसमें एक ऐसे दानव पशु के विरुद्ध लड़ने की क्षमता नहीं थी जो केवल ची कंडेंसेशन रियल्म में था। वह जिस बीमारी से पीड़ित थी, उसका उसकी अविश्वसनीय रूप से कम युद्ध क्षमता से कुछ लेना देना होने की संभावना थी। इसे ध्यान में रखते हुए वीर आसानी से अनुमान लगा सकता था कि संप्रदाय में वह युवा लड़की अधिक प्रसिद्ध क्यों नहीं थी और उसे संभवतः वृद्ध श्रीकांत द्वारा छिपाकर रखा गया था। हुँ, क्या क्या कुछ गलत है? अपने सामने खड़ी उस युवा लड़की की दुखद परिस्थितियों के बारे में सोचते हुए, अपना सिर हिलाते हुए, वीर तब चकित रह गया जब उसने उसी लड़की को यह पूछते हुए सुना कि क्या कुछ गलत है। कुछ नहीं, मुझे अचानक कुछ दुखद याद आ गया। वैसे तुम यहां क्यों हो? क्या तुम्हारे दादा श्रीकांत को चिंता नहीं होगी अगर उन्हें पता चला कि तुम उनकी अनुमति के बिना यहां वहां घूम रही हो? हाँ हाँ, मुझे उसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी हाल ही में दादाजी को संप्रदाय प्रमुख द्वारा संप्रदाय के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में कुछ खोजने के लिए एल्डर्स का एक समूह बनाने में मदद करने का काम सौंपा गया है। वह 1 या 2 दिन तक वापस नहीं आएंगे। ये कहते हुए विजय के भाव से मुस्कुराते हुए सानवी ने एक छोटी सी मुद्रा भी बनाई। इससे वह वहां से गुजरने वाले कुछ शिष्यों को असाधारण रूप से प्यारी लग रही थी। खुश सानवी की ओर अतिरिक्त नजरें डालने वाले युवा शिष्यों की तुलना में वृद्ध श्रीकांत के साथ क्या हुआ था, इसके बारे में सानवी की व्याख्या सुनकर वीर का चेहरा एक पल के लिए काला पड़ गया। तो यह मेरी गलती है कि वह घर से भाग गई। यह महसूस करते हुए थोड़ा अजीब तरह से मुस्कुराते हुए वीर समझ गया कि वह उस युवा लड़की को संप्रदाय में अकेले घूमने के लिए नहीं छोड़ सकता। आखिरकार यह मूल रूप से उसकी गलती थी कि उसे संप्रदाय का पता लगाने के लिए वृद्ध श्रीकांत से दूर भागने का अवसर मिला। इस तथ्य का उल्लेख न ही करें तो बेहतर है कि यदि कोई उसकी देखभाल नहीं करता तो वह कुछ मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकती थी, जैसे कि स्वयं ही आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की तलाश में दानव पशु जंगल में जाना। क्या तुमने अगले कुछ दिनों के लिए कुछ योजना बनाई है जब तक वृद्ध श्रीकांत व्यस्त हैं?
हाँ, मैंने फिर से दानव पशु जंगल जाने की योजना बनाई है और देखना चाहती हूं कि क्या मुझे कुछ और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां मिल सकती हैं। यह मूर्ख कैसा रहेगा अगर ऐसा हो। आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की तलाश में दानव पशु जंगल जाने के बजाय तुम मेरे पवेलियन में आ सकती हो और मैं तुम्हें चारों ओर घुमा सकता हूं, यहां तक कि मेरे पास एक बड़ी पंखों वाली बिल्ली भी है जिसके साथ तुम खेल सकती हो। पंखों वाले बाग का सौदा करने का थोड़ा सा भी पछतावा महसूस न करते हुए वीर ने यह कहते हुए सानवी की ओर दयालुता से मुस्कुराया। सच में? हाँ, मेरे पास वहां पर्याप्त खाली जगह है और कुछ दिनों के लिए एक और व्यक्ति के रहने से कोई नुकसान नहीं होगा। इससे वृद्ध श्रीकांत मुझ पर गलती से उनके कार्यभार को बढ़ाने का आरोप नहीं लगा सकते। सानवी के साथ पगोड़ा ऑफ एनलाइटनमेंट छोड़ने के बाद वे दोनों जल्द ही उसके पवेलियन लौट आए, जहां वीर ने तुरंत सानवी के पंखों वाले बाग के साथ खेलने की व्यवस्था की, भले ही उसने इसका विरोध किया। पंखों वाले बाघ के लिए दुर्भाग्य की बात थी कि उसके पास वीर को मना करने का कोई रास्ता नहीं था और अंत में उसे सानवी के साथ खेलने के लिए केवल उसकी आज्ञा माननी पड़ी। यह सुनिश्चित करने के बाद कि सानवी पंखों वाले बाघ के साथ ठीक से मनोरंजन कर रही थी, वीर अधिक समय तक वहां नहीं रुका और उसे पंखों वाले बाघ की देखभाल में छोड़ दिया, जबकि वह उस स्थान की ओर बढ़ा जहां नील इस समय मौजूद था। उसे इस बात पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि नील इस समय लोहारशाला में था। जिस समय वीर सान्वी के साथ अपने निवास की ओर लौट रहा था, उसी समय नील अपने सामने एक बड्ढी भट्टी को उत्साहपूर्वक देख रहा था और धैर्यपूर्वक पिघली हुई धातुओं का मिश्रण बाहर निकाल रहा था। नील, क्या तुम्हें यकीन है कि यह काम करेगा? पिछली बार जब तुमने ऐसा किया था, तो तुमने लगभग पूरी लोहारशाला को उड्डा ही दिया था। एल्डर तेज सिंह, जो लोहारशाला के उन बुजुर्गों में से एक थे जिनके साथ नील के अच्छे संबंध थे, ने नील द्वारा धीरे धीरे आकार दी जा रही पिघली हुई धातु को घबराहट के साथ देखते हुए पूछा। सब ठीक है एल्डर तेज सिंह, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार यह जरूर सफल होगा। मुझे भी यही उम्मीद है। आह, काश मैं तुम्हारे शुरू करने से पहले यहां आ गया होता। नील की बात पर पूरी तरह विश्वास न करते हुए एल्डर तेज सिंह पहले से भी अधिक घबराए हुए दिखे, क्योंकि उनका पूरा ध्यान नील के हाथों में धीरे धीरे बन रही उस कलाकृति पर केंद्रित था। भले ही वह वस्तु अब भी पूरी तरह से नहीं बनी थी, फिर भी उससे एक डरावनी आभा निकल रही थी, जिससे कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के विशेषज्ञ एल्डर तेज सिंह भी थोड़े सतर्क हो गए। उनके वहां रुकने का एकमात्र कारण यह था कि यदि नील एक बार फिर विफल हो जाए और इस प्रक्रिया में कोई घातक विस्फोट हो जाए, तो वे उसे बचा सकें। धड़म धड़म। नील के नियंत्रण में धीरे धीरे आकार लेती उस वस्तु के साथ एल्डर तेज सिंह को आखिरकार यह अंदाजा होने लगा कि बनने के बाद वह वस्तु कैसी दिखेगी। यह एक कंगन है, साथ ही यह एक रक्षात्मक वस्तु भी है और इसे पृथ्वी श्रेणी और आध्यात्मिक श्रेणी के बीच कहीं होना चाहिए। खुद से यह बुदबुदाते हुए एल्डर तेज सिंह ने नील के सामने धीरे धीरे बन रहे कंगन का सूक्ष्मता से निरीक्षण करना शुरू कर दिया। इस समय तक नील पिछली बार की तुलना में बहुत आगे बढ़ चुका था और एल्डर तेज सिंह ने अब राहत की सांस लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि नील इस बार बिना कुछ उड्डे वास्तव में सफल हो सकता है। सो हालांकि जैसे ही एल्डर तेज सिंह ने राहत महसूस करना शुरू किया और वह वस्तु पूरी तरह से बनने ही वाली थी, वैसे ही एक जानी पहचानी घटना घटी। उस आधे बने धातु के कंगन ने आकाश और पृथ्वी के बीच की आसपास की छी ऊर्जा को हिंसक रूप से सोखना शुरू कर दिया। अंतिम चरण शुरू हो गया है, लेकिन एक पृथ्वी श्रेणी की वस्तु के लिए यह बहुत अधिक और बहुत तेजी से ऊर्जा सोख रहा है। स्टाक। आ इस दृश्य को देखकर अपनी आंखें सिकोदते हुए एल्डर तेज सिंह तेजी से आगे बढ़े और नील को पकड़ लेकर उस बालक के साथ निर्माण कक्ष से बाहर निकल गए। यह देखते हुए कि वस्तु अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी थी और आकाश और पृथ्वी के बीच की छी ऊर्जा को सोखना शुरू कर दिया था, नील के लिए वहां रुकने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि विस्फोट होने की स्थिति में
उसके पास रहना खतरनाक हो सकता था। सो जैसे ही वे दोनों कक्ष से बाहर निकले, धातु के कंगन की ऊर्जा सोखने की गति एक और स्तर तक बढ़ गई, क्योंकि वह अपनी ओर भर रही सारी जी ऊर्जा को लालच के साथ निगल रहा था। हर बीतते पल के साथ वह और भी शक्तिशाली होता जा रहा था। वहां क्या हो रहा है? क्या कोई एल्डर शायद आध्यात्मिक श्रेणी की वस्तु बना रहे हैं? नहीं, वह कनिष्ठ नील की भट्टी का स्थान है। फिर से, क्या वह शायद लोहार शाला को उड़ाने की कोशिश कर रहा है? मुझे उम्मीद है कि इस बार का विस्फोट पास की किसी भी भट्टी को प्रभावित नहीं करेगा। मेरी भट्टी कनिष्ठ नील की भट्टी से केवल कुछ ही मीटर की दूरी पर है। जैसे ही नील और एल्डर तेज सिंह भट्टी के बाहर पहुंचे, उन्हें तुरंत ही उनका स्वागत लोहारगिरी सीखने वाले शिष्यों के एक बड़े समूह ने किया, जो यह देखने के लिए इकट्ठा हुए थे कि क्या हो रहा है। ओ नहीं! एल्डर तेज सिंह कनिष्ठ नील के साथ बाहर आए हैं। सब लोग भागो! भट्टी से बाहर आए एल्डर तेज सिंह और नील को देखते ही लोहारगिरी के शिष्यों में से एक डर के मारे चिल्लाया और वहां से भाग खड़ा हुआ। ओह नहीं, मेरी भट्टी! सब लोग भागो! जल्द ही नील की भट्टी के आसपास जमा हुए सभी शिष्यों को समझ आ गया कि वह जगह संभवतः जल्द ही धमाके से उड़ जाएगी, और वे हर दिशा में भागने लगे। वे नील की भट्टी से जितना संभव हो सके उतना दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। जब वे कुछ 100 मीटर दूर चले गए, तभी वे रुके और सावधानी से नील की भट्टी की ओर देखने लगे। मैंने बस अपनी भट्टी को कुछ ही बार उड़ाया, ठीक है, आखिर में कोई घायल तो नहीं हुआ। इस दृश्य को देखकर नील केवल बेचारगी भरी मुस्कान दे सका। वह अन्य शिष्यों के इस डरे हुए व्यवहार के लिए पिछले महीने हुई कुछ घटनाओं को ही जिम्मेदार मान सकता था। गड़गड़ाहट! अपने पीछे की भट्टी को अचानक तेजी से हिलते हुए देख, क्योंकि उसके द्वारा बनाए गए कंगन द्वारा ची का अवशोषण अपने शिखर पर पहुंचता हुआ लग रहा था, नील तुरंत अपने वरिष्ठों के पीछे हो लिया और अपनी भट्टी से कुछ 100 मीटर दूर एक बड़े बक्से के पीछे छिप गया। एल्डर तेज सिंह भी उसके ठीक पीछे थे। सूं की आवाज। क्या यह सफल रहा? धमाका! जैसे ही ची का अवशोषण रुकने के बाद नील अपनी छिपने की जगह से बाहर निकलने और अपनी भट्टी के अंदर कंगन को देखने ही वाला था, अचानक उसकी भट्टी को केंद्र बनाकर एक भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रक्रिया में पास की भट्टी तुरंत मलबे में बदल गई। नहीं, मेरी भट्टी! एक वरिष्ठ शिष्य की पीड़ा भरी चीख को नजरअंदाज करते हुए नील अपनी भट्टी पर नजरें गड़ाए रहा, क्योंकि विस्फोट का धुआं धीरे धीरे कम हो रहा था। हा हा हा, यह सफल रहा। अपनी भट्टी के खंडहरों के बीच कंगन को देखकर नील खुशी से चिल्ला उठा और मलबे की ओर दौड़ पड़ा। असल में लोहार शाला की वे भट्टियां जिनका उपयोग शिष्य करते थे, बहुत कीमती नहीं थीं और उन्हें 1-2 दिन में फिर से बनाया जा सकता था। नील को इस वक्त जिस बात की सबसे ज्यादा चिंता थी, वह यह थी कि रक्षात्मक कलाकृति विस्फोट के बाद भी बच गई थी। इतना ही नहीं, पास पहुंचने पर नील ने देखा कि कंगन पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। इतने बड़े धमाके के बीच होने के बाद भी इसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा था। एल्डर तेज सिंह, एल्डर तेज सिंह, आपको क्या लगता है कि यह कलाकृति किस श्रेणी की है? उत्साह से भरकर नील एल्डर तेज सिंह की ओर मुड़ा, जो हैरान होकर उसके पीछे आ रहे थे। उन्हें कतई उम्मीद नहीं थी कि वह कंगन विस्फोट में सुरक्षित बचेगा। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, इसे कम से कम पृथ्वी श्रेणी के शिखर तक पहुंचना चाहिए, यहां तक कि इसके आध्यात्मिक श्रेणी तक पहुंचने की भी संभावना है। यह कहते हुए एल्डर तेज सिंह खुद अपनी बात पर दंग रह गए। आखिरकार, अगर कंगन आध्यात्मिक श्रेणी तक पहुंच गया था, तो इसका मतलब था कि नील ने सफलता प्राप्त कर ली थी और विशेष लोहार स्तर पर पहुंच गया था। इस बात को तो रहने ही दें कि एल्डर तेज सिंह को विशेष लोहार स्तर तक पहुंचने में पूरे 1-2 दशक लग गए थे। नील तो अभी केवल 13 साल का था। 13 साल का विशेष लोहार, यह कितना विस्मयकारी होगा। फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के 1000 साल के इतिहास में भी कभी कोई 13 साल का विशेष लोहार नहीं हुआ था। यह सब क्या शोर शराबा है? आखिर यहां क्या हो रहा है और किसने एक भट्टी को उड़ा दिया? जैसे ही नील उस कंगन को उठाने के लिए आगे बढ़ा,
जो अब उस जगह के बीच में पड़ा था जो कभी उसकी भट्टी हुआ करती थी, पीछे से एक बूढ़ी आवाज गूंजी। इसके बाद एक बूढ़ा और चिड़चिड़ा दिखने वाला व्यक्ति वहां प्रकट हुआ। प्रधान एल्डर। हूं? एल्डर तेज सिंह, यहां क्या हुआ? यह जानकर कि वह बूढ़ा व्यक्ति कौन था, नील ने अब और ध्यान नहीं दिया और अपनी भट्टी के मलबे में उस कंगन को लेने के लिए घुस गया जिसे उसने बनाया था। उसने एल्डर तेज सिंह को उस बूढ़े व्यक्ति को यह समझाने के लिए छोड़ दिया कि वहां क्या हुआ था। जिस बूढ़े व्यक्ति की बात हो रही थी वह कोई और नहीं बल्कि लोहार शाला के प्रधान एल्डर एल्डर ललित थे। वह एक शिखर कोर फॉर्मेशन चरण के विशेषज्ञ और एक महान शिल्पकार लोहार थे। फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के भीतर उनकी स्थिति उन कोर एल्डर्स के बराबर कही जा सकती थी जो नेसेंट सोल चरण तक पहुंच चुके थे। नील, इधर आओ और मुझे दिखाओ कि तुमने क्या बनाया है। मैं इसकी जांच करूंगा और तुम्हारे लिए इसकी श्रेणी निर्धारित करूंगा। जैसे ही नील अपनी भट्टी के मलबे से वापस बाहर निकला, प्रधान एल्डर ललित अब पहले की तरह चिड़चिड़े नहीं लग रहे थे और इसके बजाय वे उत्साह से भरकर उसकी ओर देख रहे थे। जी, प्रधान एल्डर अपने द्वारा बनाए गए कंगन के आकार के रक्षात्मक उपकरण को आज्ञाकारी भाव से प्रधान एल्डर को सौंपते हुए नील शालीनता से एक तरफ खड़ा हो गया और उनके निर्णय की प्रतीक्षा करने लगा। चाहे कुछ भी हो, नील अच्छी तरह जानता था कि उसके गुरु की पहचान द्वारा मिलने वाली मदद के अलावा लोहारशाला के भीतर एक के बाद एक भट्टियां उड़ाते रहने के बावजूद उसे जो छूट मिली थी, उसका एकमात्र कारण यह था कि प्रधान एल्डर ने उसकी लोहारगिरी की अपार प्रतिभा को देखने के बाद उसकी मदद की थी। नील द्वारा बनाए गए कंगन का निरीक्षण करते हुए, खुशी से मुस्कुराते हुए, लोहारशाला के प्रधान एल्डर ने कंगन को सक्रिय करने के लिए अपनी शक्ति के एक हिस्से का उपयोग किया, जिससे उनके पूरे शरीर पर एक पतली सुरक्षा परत छा गई। नौजवान, तुमने यह काफी दिलचस्प उपकरण बनाया है। देखने में तो यह अर्थ ग्रेड और स्पिरिट ग्रेड के बीच कहीं होना चाहिए। अब बस यह देखना बाकी है कि यह कितना मजबूत है। यह कहते हुए लोहारशाला के प्रधान एल्डर ने अपने शरीर को ढकने वाली पतली सुरक्षा परत की रक्षात्मक क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए अपनी शक्ति के एक हिस्से का उपयोग किया। धड़ाम! कड़क! अपने शरीर को ढकने वाली पतली परत को देखकर आश्चर्य से अपनी एक भौं ऊपर उठाते हुए उन्होंने देखा कि वह परत दरारों से भर गई थी, लेकिन टूटी नहीं थी। प्रधान एल्डर को संभलने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह पतली परत उनके हमले को झेल पाएगी। ऐसा लगता है कि तुम्हारा यह कंगन उम्मीद से कहीं अधिक प्रभावशाली है। मैंने सोचा था कि यह अर्थ और स्पिरिट ग्रेड के बीच कहीं होगा, लेकिन देखने से लगता है कि इसकी रक्षात्मक क्षमताएं पहले ही स्पिरिट ग्रेड तक पहुंच चुकी हैं। यह कोर फॉर्मेशन चरण के किसी व्यक्ति के खिलाफ रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। यह सब समझाने के बाद कंगन नील को सौंपते हुए प्रधान एल्डर ने अचानक कुछ गौर किया और अपनी दोनों आंखें सिकोड़ लीं। तुम्हें इसका उपयोग करते समय सावधान रहना होगा, क्योंकि यह टूटने से पहले केवल सीमित संख्या में ही काम कर पाएगा। सच में? हाँ, बस यहां देखो। हर उपयोग के साथ कंगन पर और अधिक दरारें आनी चाहिए, जब तक कि यह अंततः टूट न जाए। आह! अगर यह वास्तव में स्पिरिट ग्रेड तक पहुंचने में सफल हो जाता, तो यह दोष नहीं होता। अपने पहले के हमले को झेलने के बाद कंगन पर आई एक छोटी सी दरार की ओर इशारा करते हुए, अपना सिर हिलाते हुए, प्रधान एल्डर ने महसूस किया कि यह अफसोस की बात है कि ऐसा उपकरण अंततः नष्ट हो जाएगा, कुछ ही उपयोगों के बाद। हालांकि अंत में यह उन कुछ अवसरों के लिए जीवन रक्षक रक्षात्मक आर्टिफैक्ट के रूप में कार्य करेगा, जब इसका उपयोग किया जा सकता था। यही वह खामी होनी चाहिए जो इस कंगन को स्पिरिट ग्रेड रक्षात्मक आर्टिफैक्ट के बराबर ताकत हासिल करने की अनुमति देती है। यह कहते हुए मन ही मन आह भरते हुए मुख्य एल्डर ने अशांति के स्रोत का पता लगाने के बाद जल्द ही विदा ले ली और साथ ही नील के नवीनतम आर्टिफैक्ट को भी देखा। दो भट्टियों के विनाश ने उन्हें कभी परेशान नहीं किया, क्योंकि वहां बिताए कम समय के दौरान उन्होंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया।
तो यह स्पिरिट ग्रेड आर्टिफैक्ट नहीं था, बल्कि एक आत्म बलिदानी रक्षात्मक आर्टिफैक्ट था। निराशा के साथ कंगन की ओर देखते हुए, अपने आप से यह बुदबुदाते हुए, नील समझ गया कि कंगन उसका पहला स्पिरिट ग्रेड आर्टिफैक्ट नहीं बन पाया। तुम इतने निराश क्यों दिख रहे हो? यदि तुम वास्तव में एक स्पिरिट ग्रेड आर्टिफैक्ट बनाने में सफल हो जाते और एक विशेषज्ञ लोहार बन जाते, तो मुझ जैसा व्यक्ति क्या करता? तुम्हारे पास अभी लंबा समय है बच्चे। तुम भविष्य में निश्चित रूप से एक विशेष लोहार बन पाओगे। तुम्हारी प्रतिभा के साथ शिल्पकार लोहार बनना भी ज्यादा कठिन नहीं होना चाहिए। यह महसूस करते हुए कि नील कितना निराश था जब उसे पता चला कि कंगन स्पिरिट ग्रेड तक नहीं पहुंचा है, एल्डर तेज सिंह खुद को यह कहने से नहीं रोक सके। मैं समझता हूं एल्डर तेज सिंह, मैं पहले बहुत अधिक अधीर था। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मैं अपनी सफलता में जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करूंगा और फिर से स्पिरिट ग्रेड आर्टिफैक्ट बनाने का प्रयास करने से पहले जर्नीमैन क्षेत्र के शिखर से खुद को धीरे धीरे परिचित कराने के लिए कुछ समय लूंगा। नील की बात सुनकर, इससे पहले कि वह लड़का खाली भट्टियों में से एक की ओर भागता, एल्डर तेज सिंह को लगा कि फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट जल्द ही एक नए विशेषज्ञ लोहार का जन्म देख सकता है। हालांकि एक विशेषज्ञ लोहार एक विशेषज्ञ कीमियागर के महत्व के करीब भी नहीं था, फिर भी यह कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में एक नया एल्डर मिलने के स्तर की एक महत्वपूर्ण बात होगी। कुछ ऐसा जो फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट की नींव की ताकत बढ़ाने में मदद करेगा। मुझे भी अपना स्तर बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं उसे इतनी आसानी से अपनी बराबरी नहीं करने दे सकता। नील को ओझल होते देख थोड़ा मुस्कुराते हुए एल्डर तेज सिंह ज्यादा देर तक वहां नहीं रुके और अपनी लोहार कला के स्तर को सुधारने के लिए अपनी भट्टी पर लौट आए। लगता है हाल ही में किसी ने भट्टी उड़ा दी है। पता नहीं क्या हुआ। विस्फोट के पैमाने को देखते हुए यह विशेष श्रेणी के एल्डरों में से कोई होना चाहिए। उन लोहार एल्डरों को वास्तव में अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। सब कुछ समाप्त होने के कुछ ही समय बाद लोहार हॉल में पहुंचते हुए वीर ने अपने शिष्य के स्थान की ओर बढ़ने से पहले कुछ क्षणों के लिए दो नष्ट हुई भट्टियों के अवशेषों को देखा। वोश, उस ढलाई कक्ष के बाहर कुछ मीटर की दूरी पर रुकते हुए जहां नील वर्तमान में था, वीर ने अंदर की स्थिति की जांच करने के लिए अपनी दिव्य चेतना का उपयोग किया। आखिरकार वह आखिरी काम जो करना चाहता था, वह था गलती से अपने शिष्य को तब बाधित करना जब वह निर्माण की प्रक्रिया में था, और जो कुछ भी वह बना रहा था उसे बर्बाद कर देना। अच्छा है, लगता है कि वह कुछ भी नहीं बना रहा है और बस एक कंगन के साथ खेल रहा है। ये पता लगाने के बाद कि नील कुछ बनाने में व्यस्त नहीं था, बाहर इंतजार के बिना वीर सीधे ढलाई कक्ष में दाखिल हुआ। गुगुरु जी! तुरंत उसकी नजर पड़ते ही छोटा शिष्य चकित रह गया, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके गुरु अचानक प्रकट हो जाएंगे। क्या आप यहां शायद उस वजह से आए हैं? हूं? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं तुम्हें कुछ प्रशिक्षण के लिए वापस निवास पर ले जाने आया हूं। क्या शायद कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से तुम मेरे आने पर चिंतित हो? नील को देखते ही इस तरह अपराधी जैसा व्यवहार करते देख वीर खुद को भौहें सिकोड़ने से नहीं रोक सका और उसने यह पूछा, क्या उसके शिष्य ने पिछले महीने उसके जाने के दौरान कोई मुसीबत खड़ी कर दी थी? नहीं नहीं नहीं, यह कुछ भी नहीं है गुरुजी। मैं बस किसी और चीज के बारे में सोच रहा था। चलो, अभी के लिए निवास वापस चलते हैं। जी गुरुजी। यह विश्वास न करते हुए कि यह कुछ भी नहीं था, वीर ने अभी के लिए इसे अनदेखा करने का फैसला किया। अगर नील ने वास्तव में कोई गंभीर समस्या पैदा की होती, तो लोहारशाला के एल्डर उसे इस बारे में सूचित कर देते। नील ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा और आज्ञाकारी रूप से लोहारशाला से बाहर उसके पीछे पीछे चल दिया। सू, पैदल वापस जाने में बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहते हुए वीर ने लोहारशाला छोड़ने के बाद नील के साथ वापस उड़ने के लिए अपने क्षेत्र का उपयोग किया। वाह! नील चकित रह गया और अचानक अपने पैरों के नीचे से जमीन को गायब होते देखकर वह डर के मारे अपने गुरु से लिपट गया। शांत हो जाओ, तुम मेरे क्षेत्र के भीतर हो और गिरोगे नहीं।
सच में? हाँ। यह महसूस करते हुए कि उसने अपने क्षेत्र को प्राप्त करने के बाद अभी तक नील के साथ उड़ान नहीं भरी थी, वीर नील को अपने क्षेत्र के सहारे हवा में घूमते देख मन ही मन मुस्कुराने लगा। देखिए, देखिए गुरुजी, मैं उड़ सकता हूं। नील को हवा में पानी में तैरने की तरह इधर उधर घूमते देख वीर ने अपनी आंखें घुमाईं और थोड़ा धीरे उड़ने का फैसला किया। उसने नील को कुछ मिनटों के लिए हवा में खेलने दिया। क्या यह वास्तव में वही जगह है जहां गुप्त लोक का प्रवेश द्वार स्थित था? हाँ, आकाश साम्राज्य ने घोषणा की थी कि गोमेद साम्राज्य के साथ उनके प्रारंभिक अन्वेषण के दौरान गुप्त लोक नष्ट हो गया था। गोमेद साम्राज्य भी इस दावे का समर्थन करता है, इसलिए यह लगभग निश्चित है कि यही सच है। आखिरकार, आकाश और गोमेद साम्राज्य के बीच के संबंधों के बारे में कौन नहीं जानता? लेकिन अगर वे झूठ बोल रहे हैं और वह गुप्त लोक वास्तव में उस जगह के किसी व्यक्ति का था, उस स्थान पर जहां वीर और चितरंजन ने अतीत में प्रवेश किया था, दो लोग जमीन में एक गहरे और बड़े गड्ढे के ऊपर हवा में पहुंचे, जो उस स्थान पर प्रकट हुआ था जहां कभी एकांत घाटी और गुप्त लोक का प्रवेश द्वार स्थित था। हम्म ऐसा लगता है कि वहां नीचे कोई काफी शक्तिशाली राक्षस जीव खुदाई कर रहा है। नीचे की खाई में उतरने ही वाला था कि उन दो आकृतियों में से एक यह कहते हुए ठिठक गया, लगता है तुम सही कह रहे हो। इसके हाव भाव से ऐसा लगता है कि यह क्षेत्र अधिपति स्तर के शिखर पर पहुंच गया है और शायद जल्द ही आत्मा आरोहण स्तर की पहली परीक्षा का सामना करेगा। नीचे बने बड़े गड्ढे की ओर देखते हुए दूसरी आकृति ने भी भौहें सिकोड़ी और उस स्थान के और करीब जाने की हिम्मत नहीं की जहां कभी गुप्त लोक का प्रवेश द्वार हुआ करता था। लगता है हमें इस बारे में गुरुजी को सूचित करना होगा। यह अब ऐसी चीज नहीं है जिसे हम खुद संभाल सकें। केवल आत्मा आरोहण स्तर का कोई व्यक्ति ही उस विशाल छिपकली से निपट सकता है। वाकई, चलो वापस चलते हैं। सु संक्षिप्त बातचीत के बाद एकांत घाटी के ऊपर की वे दो आकृतियां हवा में ऐसे गायब हो गईं, जैसे वे पहले कभी वहां थीं ही नहीं। यहां तक कि उस विशाल छिपकली को भी। आत्मा आरोहण क्षेत्र तक पहुंचने के बाद भी उन्होंने शुरू से अंत तक उन पर ध्यान नहीं दिया और बस खुदाई जारी रखी, गड्ढे को और भी बड़ा बनाते हुए। मुझे दिखाओ कि मेरे 1 महीने की अनुपस्थिति के दौरान तुमने कितना सुधार किया है। जी गुरुदेव। नील के साथ प्रशिक्षण मैदान में खड़े होकर वीर ने धैर्यपूर्वक देखा कि नील ने अपनी ऊर्जा संघनन क्षेत्र के 7वें चरण की शक्ति के साथ एक सरल हथेली तकनीक का प्रदर्शन करना शुरू किया। वुश, बहुत कमजोर। ऐसा लगता है कि उसने पिछले 1 महीने के दौरान युद्ध तकनीकों को सीखने में वास्तव में कोई समय नहीं बिताया है। केवल सबसे सरल मृत्यु श्रेणी की हथेली तकनीकों में से एक सीखी है। नील के इस निराशाजनक प्रदर्शन को देखकर अपना सिर हिलाते हुए वीर को एहसास हुआ कि उसे अपने छोटे शिष्य के साथ कुछ और समय बिताने और उसे अपनी साधना और युद्ध तकनीकों को सुधारने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसके बिना वह अपनी पूरी ऊर्जा केवल लोहारगिरी पर केंद्रित करेगा। भले ही वह जिस अनगढ़ मंत्र का अभ्यास कर रहा था, उसने उसे लोहारगिरी करते समय अपने साधना क्षेत्र को सुधारने में मदद की थी, लेकिन इसने उसकी युद्ध तकनीकों को थोड़ा भी सुधारने में मदद नहीं की। वीर यह नहीं चाहता था कि नील अपनी पूरी ऊर्जा केवल अपनी युद्ध शक्ति बढ़ाने पर केंद्रित करे, बल्कि वह चाहता था कि वह बस कुछ समय दे ताकि वह भविष्य में अपनी रक्षा कर सके। गुरुदेव, कैसा था? अपना प्रदर्शन समाप्त करने के बाद अपने चेहरे पर घबराहट के भाव के साथ अपने गुरु के पास चलते हुए नील स्पष्ट रूप से जानता था कि उसका प्रदर्शन स्तर के अनुरूप नहीं था। जब उसने यह पूछा, अपने निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे घबराए हुए नील की ओर देखते हुए वीर उस छोटे लड़के को प्रोत्साहन के कुछ दयालु शब्द कहने ही वाला था, लेकिन ऐसा करने से पहले उसने खुद को तुरंत रोक लिया। यदि उसने वास्तव में प्रोत्साहन के कुछ शब्द कहे और दयालु होने की कोशिश की, तो वीर के उसे अकेला छोड़ते ही नील संभवतः हर बार अपनी लोहारगिरी के कौशल को सुधारने पर ही वापस लौट आएगा।
ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वीर होते देखना चाहता था, क्योंकि भले ही नील यश मिश्रा की तरह एक प्रसिद्ध लोहार बन जाए, फिर भी उसे अपनी रक्षा करने की क्षमता रखने की आवश्यकता थी। हथेली तकनीक का क्रियान्वयन बहुत ढीला था, और मैं स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि तुमने आज से अधिक 4 या 5 बार इसका अभ्यास किया होगा। क्या तुमने वास्तव में पिछले महीने के दौरान और कुछ भी अभ्यास नहीं किया? मैंने ना नहीं किया। शर्म से अपना सिर झुकाते हुए नील को घबराहट में जवाब देते देख वीर अपने मन ही मन एक गहरी आह भरे बिना नहीं रह सका। फिलहाल इसके बारे में भूल जाओ, और जो हथेली तकनीक तुमने सीखी है उसका अभ्यास शुरू करो। युद्ध तकनीकों के संबंध में अभ्यास की कमी के बारे में टोकने के बाद उस छोटे लड़के को और अधिक तनाव नहीं देना चाहते थे। इसीलिए वीर ने उसके साधना क्षेत्र, उसके अनागढ़ मंत्र की प्रगति और इसी तरह के बारे में कोई और प्रश्न नहीं पूछा। आखिरकार वह पहले से ही इन सवालों के जवाब जानता था। अंत में ऐसा लग रहा था कि नील समझ गया था कि उसके साधना क्षेत्र और ऊर्जा तकनीकों में बहुत कम सुधार देखकर गुरुदेव कितने निराश थे। जी जी गुरुदेव, पहले से भी अधिक घबराहट में अपना सिर हिलाते हुए नील ने अपने गुरु के मार्गदर्शन का पालन करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने धीरे धीरे उस हथेली तकनीक की अपनी समझ में सुधार करना शुरू कर दिया था जिसे उसने पिछले महीने सीखा था। वीर के लिए अपने शिष्यों को एक साधारण मृत्य श्रेणी की हथेली तकनीक सीखने में मदद करना सांस लेने जितना आसान था। तकनीक को स्वयं देखे बिना भी वह नील के एक साधारण प्रदर्शन के बाद इसे आसानी से समझ सकता था और तकनीक को समझने में उसकी मदद कर सकता था। यहां तक कि उसमें सुधार उसकी वर्तमान साधना स्तर के साथ प्रक्रिया के दौरान तकनीक को स्वयं सुधारना एक आसान काम था। अंत तक इसके परिणाम स्वरूप वह हथेली की तकनीक एक साधारण नश्वर श्रेणी की तकनीक से बदलकर एक पृथ्वी श्रेणी की तकनीक बन गई थी। गुरुदेव, क्या आज के लिए इतना काफी है? मुझे नहीं लगता कि मैं अब और अधिक समय तक जारी रख पाऊंगा। नील, जिसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी नश्वर श्रेणी की हथेली तकनीक वास्तव में उसके गुरु के निरंतर परिवर्तनों के कारण एक बिल्कुल नई पृथ्वी श्रेणी की हथेली तकनीक में बदल गई थी, लगभग 2 घंटे के अभ्यास के बाद थकान से जमीन पर गिर पड़ा। मुझे लगता है कि यह ठीक है, लेकिन हम कल सुबह वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने छौधा बा था। नील के चेहरे पर थकान के भाव देखकर वीर अनिच्छा से उसे जाने देने के लिए सहमत हो गया। आखिरकार वह अभी भी केवल प्राण ऊर्जा संघनन के स्तर पर ही था, और उसकी सहन शक्ति एक सामान्य व्यक्ति से बहुत अलग नहीं थी। इसके अलावा वह पूरे समय एक प्राण ऊर्जा तकनीक का अभ्यास कर रहा था। धन्यवाद गुरुदेव। वूश! अपने गुरु के कुछ और कहने की प्रतीक्षा किए बिना ही नील जमीन से उछलकर खड़ेदा हुआ और प्रशिक्षण मैदान से कुछ ही दूरी पर स्थित मंडप की ओर भाग गया। स्पष्ट रूप से वह अपने गुरु को उसे जाने देने के फैसले पर पछताने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। ह, यह बच्चा, क्या वह वास्तव में सोचता है कि मैं अपनी बात से मुकर जाऊंगा और उसे अगले 2 घंटों के लिए फिर से हथेली की तकनीक का अभ्यास कराऊंगा? चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाते हुए, खुद से यह बद्दबद्धाते हुए, वीर भागते हुए नील को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक सका, विशेष रूप से यह सोचकर कि वह अब भी कुछ ही क्षण पहले थकान के कारण जमीन पर गिर गया था। खैर, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं आज नील को और प्रशिक्षण नहीं दे पाऊंगा, और अब जबकि अंधेरा होने लगा है, प्रशिक्षण शुरू करने में थोड़ी देर हो चुकी है। प्रशिक्षण मैदान के किनारे से नीचे संप्रदाय में घूम रहे व्यस्त एल्डर्स और शिष्यों की ओर देखते हुए वीर ने अचानक महसूस किया कि 1 साल पहले की तुलना में संप्रदाय अब बहुत अधिक जीवंत लग रहा था। इसका मुख्य कारण यह था कि वृद्ध श्रीकांत ने पिछले कुछ महीनों में एल्डर्स और शिष्यों दोनों को काम पर लगाना शुरू कर दिया था। दोनों पक्षों का उपयोग फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के क्षेत्र को स्थिर करने और साथ ही उनके अधीन पूरे क्षेत्र में फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय की कई नई शाखाएं बनाने के लिए किया जा रहा था। इस समय यह कहना गलत नहीं होगा
कि फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय की शक्ति तेजी से बरछ रही थी, क्योंकि जो कभी हेवनली स्काई किंगडम का उत्तरी भाग था, वह अब पूरी तरह से फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के नियंत्रण में आ गया था। यहां तक कि इस क्षेत्र के भीतर बचे हुए कुछ शक्तिशाली संप्रदायों ने, जिनके पास एक या दो नेसेंट सोल रेलम के विशेषज्ञ थे, फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ली। हालांकि अतीत में हेवनली स्काई किंगडम के प्रति ली गई निष्ठा की तुलना में वे फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के प्रति कहीं अधिक ईमानदार थे। इसका मुख्य कारण यह था कि अब फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के पीछे डोमेन लॉर्ड जैसा कोई शक्तिशाली व्यक्तित्व खड़ी रहा था। आखिरकार आसपास की शक्तियों की नजर में सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ केवल नेसेंट सोल रेलम के शिखर तक ही पहुंचा था। उनकी आंखों में एक डोमेन लॉर्ड किसी पौराणिक अस्तित्व से कम नहीं था। एक ऐसे संप्रदाय के सामने समर्पण करना जिसकी रक्षा एक डोमेन लॉर्ड कर रहा हो, बिल्कुल भी शर्मनाक बात नहीं थी। इसके बजाय इसने इन संप्रदायों को यह जानकर बहुत सुकून दिया कि वे अब इतने शक्तिशाली संप्रदाय के संरक्षण में हैं। यहां तक कि इस बात का जिक्र भी नहीं किया गया था कि भविष्य में फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय और स्प्रिंग फ्लावर संप्रदाय के एक साथ विलय होने के बारे में काफी अफवाहें फैल रही थीं। इसके साथ ही फैली इन अफवाहों ने कि स्प्रिंग फ्लावर संप्रदाय की प्रमुख भी डोमेन लॉर्ड क्षेत्र तक पहुंच गई हैं, यह देखना आसान था कि इस संप्रदाय का उत्थान अपरिहार्य था। यहां तक कि वीर भी काफी हैरान था जब उसने श्रेया के डोमेन लॉर्ड क्षेत्र पर पहुंचने की अफवाहें सुनी थीं। लेकिन उसे अभी तक इन अफवाहों की पुष्टि करने का मौका नहीं मिला था। स्काई साम्राज्य के भीतर एक प्रसिद्ध शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए एक डोमेन लॉर्ड का होना पर्याप्त से अधिक था। दूसरी ओर, दो डोमेन लॉर्ड्स का होना स्काई साम्राज्य की शक्तिशाली ताकतों को भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने के लिए काफी था। आखिर कोई भी व्यक्ति आखिरी चीज यही चाहेगा कि उसका सामना एक ऐसे प्रतिशोधी डोमेन लॉर्ड से हो जिसे अपनी प्रतिष्ठा की परवाह न हो और वह उन्हें यथासंभव अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करे। स्काई साम्राज्य की केवल तीन महान शक्तियां, शाही परिवार, चर्च और बड़े कुलीन परिवार, ही बिना किसी चिंता के ऐसी शक्ति पर हमला करने की क्षमता रखते थे। बेशक यह केवल तभी संभव था यदि फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के डोमेन लॉर्ड्स इस स्तर के शुरुआती चरणों में होते। संप्रदाय और नीचे व्यस्त एल्डर्स और शिष्यों को देखते हुए इन सब के बारे में सोचकर वीर खुद ही एक विचित्र मुस्कान दिए बिना नहीं रह सका। इन सब के बारे में उसे पता होने का मुख्य कारण वह किताब थी जो यश मिश्रा ने उसे दी थी। उस किताब के भीतर उसे स्काई साम्राज्य की इन तीन महान शक्तियों, जिनमें शाही परिवार, बड़े कुलीन परिवार और चर्च शामिल थे, को नाराज न करने के बारे में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई थी। अंत में वीर ने उनके बारे में पढ़ने के बाद इन तीन महान शक्तियों के बारे में और अधिक जिज्ञासा महसूस की, क्योंकि किताब में इनके अलावा उनके बारे में वास्तव में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था। जैसे ही आकाश को ढंकने वाले तारों का प्रकाश धीरे धीरे प्रकट होने लगा, वीर को बैठने के लिए एक जगह मिल गई और वह आश्चर्य की भावना के साथ ऊपर तारों को निहारने लगा। तारे वैसे ही थे जैसे उसने इस दुनिया में आने से पहले देखे थे, फिर भी साथ ही वे अलग भी थे। हल्के ढंग से वह ऊपर के तारों से निकलने वाली किसी प्रकार की शक्ति को महसूस कर सकता था, लेकिन यह उसके लिए इसे पकड़ पाने के लिहाज से बहुत सूक्ष्म थी। ह, अभी इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। कुछ मिनटों बाद अपना सिर हिलाते हुए वीर ने शेष रात साधना करने के लिए पद्मासन की मुद्रा में बैठने के लिए एक जगह ढूंढ ली। साधना पर ध्यान केंद्रित करते हुए रात जल्दी बीत गई और जल्द ही फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय को घेरने वाले पहाड़ों के पीछे से सूरज निकल आया, एक नए दिन का स्वागत करते हुए, जिसमें वीर ने एक बार फिर नील के साथ प्रशिक्षण किया, पाम तकनीक पर अपनी दक्षता बढ़ाते हुए। इसके बाद शेष दिन सानवी का मनोरंजन करने में बीता, जबकि वह पंख वाले शेर के साथ खेल रही थी। अजीब बात यह थी कि पंख वाला शेर सानवी के खिलाफ जवाबी हमला नहीं कर रहा था और इसके बजाय उसने साथ खेलना शुरू कर दिया था। एक समय पर
वीर ने पंख वाले शेर को सानवी के सामने मासूमियत भरी हरकतें करते हुए भी देखा। इस चीज ने उसे तुरंत पंख वाले शेर की जांच करने के लिए प्रेरित किया, बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं अनजाने में उसका सिर तो नहीं टकरा गया था जब वह देख नहीं रहा था। पंख वाले शेर की विचित्रता को एक तरफ छोड़ दें तो अगले कुछ दिन इसी तरह शांतिपूर्ण तरीके से बीते, जिसमें उसका अधिकांश समय या तो नील को उसकी पाम तकनीक का अभ्यास करने और साधना करने में मदद करने या सानवी और पंख वाले शेर के साथ खेलने में बीता। सानवी की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। इस दौरान सानवी का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद, वीर। जब वृद्ध श्रीकांत को यह पता चला कि सानवी पिछले कुछ दिनों से उनके मंडप में रह रही थी और वे उसे लेने आए, तब जाकर वीर को एहसास हुआ कि शांति के ये कुछ दिन अब समाप्त हो गए हैं। कोई बात नहीं, आखिरकार मेरी ही गलती थी